Hello friends, this video is gonna be a marathon for ICSE semester 2 examinations for computer applications. So let's begin. तो हम लोग बिगिन जो कर रहे हैं वो स्ट्रिंग से कर रहे हैं और बहुत ही आसान ये जो प्रोग्राम तुम्हारे सामने दिख रहा है ओम गणपति नमः वाला प्रोग्राम, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहे हैं. स्ट्रिंग वेरिएबल एस है हम लोग का, तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल है इसलिए डेटा टाइप स्ट्रिंग लगा दिए उससे पहले और उसमें हम लोग स्टोर कर दिए ओम गणपति नमः. और स्ट्रिंग वेरिएबल लेते समय ध्यान रखना कि S1 S2 है ना, ABC कुछ भी ले सकते हो, बट 1 2 3 मतलब एक जन का हम देखे थे कि वो स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया था इस तरीके से, तो ये गलत है ना. तो तुम 1 नहीं ले सकते हो, S1 ले सकते हो. तो S में हम लोग स्टोर कर दिए ओम गणपति नमः और फिर सिस्टम डॉट प्रिंटलन S किए. तो S जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो यही ओम गणपति नमः प्रिंट होगा. मतलब ये जो आउटपुट है ना वो हम हर बार डॉक्यूमेंट्री कमेंट के टाइप से लिखे हुए हैं. मतलब ये जो चीज़ है वो तुम्हारा आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का, तो तुम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो. अच्छा, ये दूसरा प्रोग्राम है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूजर से इनपुट लेना है एक स्ट्रिंग और उसी स्ट्रिंग को हम लोग को प्रिंट कर देना है. तो यूजर से एंट्री लेने के लिए क्या करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल यूटिल पैकेज का इस्तेमाल करते हैं. और फिर स्कैनर क्लास, यूटिल पैकेज में एक क्लास है जिसका नाम है स्कैनर क्लास, और उसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी के थ्रू हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं स्कैनर क्लास का. तो जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उसका हम नाम दे रहे हैं रामू. ठीक है, उसके बाद रामू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, फिर सिस्टम डॉट प्रिंटलन कर रहे हैं कि एंटर लाइन. यूजर से एक लाइन मांग रहे हैं तो उसको यूजर को पता चलना चाहिए कि भाई आपको एक लाइन एंटर करना है, इसलिए एंटर लाइन लिख दिए. और फिर जो भी यूजर लाइन एंटर करेगा उसको एस में स्टोर कर रहे हैं. और ये जो स्टोर मतलब ये जो यूजर एंटर कर रहा है उसको हम स्टोर कर पा रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं. नेक्स्ट लाइन फंक्शन स्कैनर क्लास का ही एक फंक्शन है. ठीक है, यूटिल पैकेज में स्कैनर क्लास और यूटिल पैकेज का रामू ऑब्जेक्ट क्रिएट किए. ये सारा इसलिए हो रहा है ताकि हम यूजर से एंट्री ले पाएं. तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन यूजर से एंट्री लेने के लिए होता है, और ये जो नेक्स्ट लाइन फंक्शन है वो यूजर से एक लाइन एंट्री लेने के लिए होता है. अगर मान लो यूजर से हमको सिर्फ एक वर्ड एंट्री लेना होता है तो हम कुछ इस तरीके से रखते हैं, सिर्फ नेक्स्ट लिखे रहते हैं. लेकिन हमको एक लाइन एंटर लेना है, मतलब एक लाइन, तो इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं. सिर्फ नेक्स्ट लिखते हैं तो वर्ड एंट्री ले सकते थे. तो इसमें जो आउटपुट है वो तुमको यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि एंटर लाइन. तो यूजर मान लो एंटर लाइन किया तेरी नज़र शर्फी, जो कि हम ही किए थे, और फिर हमको आउटपुट में मिल गया तेरी नज़र शर्फी. ठीक है, पुष्पा का गाना सुने तो हो गई. अच्छा, बात है हम लोग स्ट्रिंग फंक्शंस पे. तो स्ट्रिंग्स फंक्शंस बहुत सारे होते हैं जिसमें एस डॉट कैरेट और एस डॉट लेंथ का प्रोग्रामिंग में बहुत यूज होता है. ठीक है, तो एक बार हम लोग थोड़ा फंक्शंस को देख लेते हैं. तो वो तो प्रोग्राम लिखा हुआ था और ये स्लाइड्स के थ्रू हम लोग फंक्शंस को देखने वाले हैं. तो देखो, सबसे पहले कैरेट फंक्शन. तो कैरेट फंक्शन में क्या है, यस वी वॉन लिखा हुआ है और फिर सिस्टम डॉट एस डॉट कैरेट 1. तो एस डॉट कैरेट 1 जब प्रिंट की तो देखो सबसे पहले यस वी वॉन जो स्ट्रिंग है ना उसको इंडेक्स नंबर किस तरीके से दिया जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो अगर हम एस डॉट कैरेट 0 प्रिंट करते हैं ना तो हमको कैपिटल वाई मिलता. ठीक है, लेकिन हम एस डॉट कैरेट किए 1 तो हमको क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है. 0 करने से कैपिटल वाई मिलता है. ये कंप्यूटर का इंडेक्स नंबर्स, जैसे ही आप एस डिक्लेयर करते हो यस वी वॉन या कोई भी सेंटेंस, तो उसमें जितना भी कैरेक्टर्स होता है ना उसको कंप्यूटर नंबर दे देता है. और इस नंबर जो कंप्यूटर ये नंबर देता है 0 से लेके, उसको कहते हैं इंडेक्स नंबर्स. गौर करने वाला बात यह है कि क्योंकि कंप्यूटर 0 से देना चालू कर रहा है, इसलिए इसमें अगर कैरेक्टर्स 10 है तो तुम्हारा नंबरिंग जाएगा 0 से लेकर 9 तक. देखो इसमें कैरेक्टर्स, अगर यस वी वॉन में कैरेक्टर्स गिनोगे तो 10 कैरेक्टर्स है ना. 3 तो यहाँ हो गया, 3 4 ये स्पेस बार, फिर 2 ये. ठीक है, 3 2 और 3, तो 3 3 6 और 2 कितना 8 वर्ड्स को गिन लो और 2 तो स्पेस बार, तो कुल मिला के 10 कैरेक्टर्स है ना. लेकिन गिनती देख लो तुम, इंडेक्स नंबर 0 से लेके 9 तक है. और फिर ये देखते जाओ कैरेट अलग अलग हम कर रहे हैं तो आउटपुट क्या क्या आ रहा है. देखो 6 पे आउटपुट क्या आ रहा है कि भाई कुछ नहीं, मतलब स्पेस बार है एक्चुअली, वो 6 पे स्पेस बार आ रहा है आउटपुट, लेकिन तुमको दिखाई नहीं दे रहा है. उस तरीके से 7 पे आएगा डब्ल्यू, है ना. तो ये चीज़ तुम देख लीजिए. अब लेंथ अगर करेंगे तो इसका लेंथ तो 10 है. ठीक है, नंबरिंग 0 से 9 तक गया लेकिन लेंथ तो इसका 10 है, तो आउटपुट 10 आया. उसके बाद लोअर केस में करने से क्या होता है, सारा का सारा जो अल्फ़ाबेट्स है वो 0 मतलब क्या बोलते हैं लोअर केस में बदल जाता है. अपर केस में करने से सारा जितना भी अल्फ़ाबेट है सब अपर केस में चल जाता है, कैपिटल हो जाता है. इंडेक्स ऑफ ई तो शुरू से देखता है ना, शुरू में देखता है कि ई कहाँ पे आ रहा है. ठीक है, सेंटेंस के शुरू से देखता है ई कहाँ पे आ रहा है, तो देखेगा ई सबसे पहला ई तो जो स्मॉल ई है वो यहाँ पे आया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्मॉल ई लिखे हैं तो इसलिए स्मॉल ई ढूंढेगा. और स्मॉल ई का इंडेक्स नंबर क्या है, तो 1 है, तो आउटपुट वही दे देगा. ठीक है, इंडेक्स नंबर दिखता है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन. ठीक है, फिर इंडेक्स ऑफ डब्ल्यू. तो इंडेक्स ऑफ डब्ल्यू यहाँ पे देखो सबसे शुरू से देखना चालू करेगा, यहाँ पे मिलेगा 4, तो 4 दे देगा आउटपुट.
ई के केस में देखो ई यहाँ पे भी आ रहा था लेकिन 5 आउटपुट नहीं ना मिला था पिछले बार, क्योंकि शुरू से देखना चालू करता है। अच्छा, लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या होता है कि पीछे से देखना चालू करता है। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ ई अगर इधर से देखना चालू करेंगे तो 5, तो इस बार आउटपुट 5 मिलेगा। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ सेंटेंस के पीछे से देखना चालू करता है और इंडेक्स ऑफ शुरू से देखना चालू करता है। कॉनकैट में क्या होता है कि दोनों को जोड़ दिया जाता है, जैसे कि हम एस में स्टोर कर दिए एस वी वन, टी में स्टोर किए द गेम, तो आउटपुट तुमको एस डॉट कॉनकैट टी, मतलब एकदम दोनों को सटा दीजिए एस वी वन द गेम, तो ये आउटपुट आ जा रहा है। इक्वल्स क्या होता है कि क्या ये दोनों स्ट्रिंग में सेम ही चीज स्टोर्ड है। अगर एग्जैक्टली सेम चीज विदाउट एनी केस डिफरेंस अगर एस और टी में स्टोर्ड होगा तो एस डॉट इक्वल्स टी का आउटपुट ट्रू आएगा। बाय द वे इन दोनों में अलग अलग चीज स्टोर्ड है या केस में भी अंतर है, मतलब कैपिटल और स्मॉल का भी अंतर है दोनों सेंटेंस में जो कि इन दोनों में स्टोर्ड है, तो आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, यस वी वन दोनों में सेम चीज स्टोर्ड है एस और टी में, तो एस डॉट इक्वल्स टी का आउटपुट आ रहा है ट्रू। फिर इस केस में देखो हम क्या किए, बस W जो यहाँ पे है वॉन वाला W में अंतर कर दिए केस का, तो क्या हो रहा है अपर केस और लोअर केस का अंतर है, इसलिए आउटपुट फॉल्स आ रहा है इक्वल्स के केस में। अच्छा, इक्वल्स इग्नोर केस में देखो क्या होता है, बस जो केस का अंतर है ना उसको वो इग्नोर कर देता है और फिर आउटपुट देता है। तो इस केस में देखो तुम्हारा W यहाँ कैपिटल है, W यहाँ स्मॉल है, बट एस डॉट इक्वल्स इग्नोर केस T में आउटपुट ट्रू आ गया। उसके बाद कंपेयर टू फंक्शन, कंपेयर टू क्या करता है, एस डॉट कंपेयर टू टी कर रहे हैं ना, तो कैपिटल वाई का एस्की कोड माइनस कैपिटल टी का एस्की ये स्मॉल टी का एस्की कोड, तो दोनों का एस्की कोड निकालता है, और कैपिटल वाई का एस्की कोड माइनस स्मॉल टी का एस्की कोड, तो तुम लोग एस्की कोड निकाल सकते हो, माइनस करोगे और माइनस करोगे तो तुमको मिलेगा कि -27 आंसर आएगा। कंपेयर टू इग्नोर केस में क्या होता है, कैपिटल वाई का एस्की कोड और कैपिटल टी का एस्की कोड, मतलब यहाँ पे इग्नोर केस को इग्नोर कर देता है, दोनों को कैपिटल कर लेता है मान लो, ठीक है। तो कैपिटल वाई का एस्की कोड लेता है और टी का भी स्मॉल टी कैपिटल टी का एस्की कोड लेगा, ठीक है। टी को कैपिटल में कर देगा, दोनों चीज़ कैपिटल में हो जाएगा और एस्की कोड में डिफरेंस फाइंड करेगा। हर चीज़ को A to Z को एक नंबर दिया रहता है, उसी को एस्की कोड कहते हैं, सर्च कर सकते हो गूगल में। स्टार्ट्स विद क्या होता है, तो यस वी वॉन, ये जो सेंटेंस है वो स्टार्ट करता है यस से स्टार्ट करता है, या कह सकते हो ये जो सेंटेंस है वो कैपिटल वाई से स्टार्ट करता है, या कह सकते हो कि यस वी वॉन जो सेंटेंस है वो कैपिटल वाई और ई से स्टार्ट करता है, या कह सकते हो यस वी वॉन जो स्टेट लाइन है वो यस वी से स्टार्ट करता है। तो अगर टी में यस स्टोर्ड है, ठीक है, तब तो आउटपुट ट्रू आता, बट ये यहाँ पे कह सकते हो क्या यस वी वॉन जो लाइन है वो द गेम से स्टार्ट होता है, तो ये तो गलत है ना, तो इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। यही चीज़ करता है एस डॉट स्टार्ट्स विथ टी। अब देखो इस केस में क्या है, एस डॉट स्टार्ट विथ टी अभी सही है क्योंकि यस वी वॉन जो है वो यस से स्टार्ट करता है, तो सही है। और केस का अंतर अगर होता तो दिक्कत करता, मतलब फॉल्स आ जाता आउटपुट। अब एंड्स विथ में क्या है, फॉल्स आएगा क्योंकि यस वी वॉन द गेम से तो एंड नहीं कर रहा, ये जो स्टेटमेंट है यस वी वॉन वो द गेम से तो एंड नहीं होता, इसलिए आउटपुट फॉल्स आएगा। क्या यस वी वॉन जो है वो ऑन से एंड करता है, तो हाँ देख लो यहाँ पे ऑन से ही तो एंड हो रहा है, तो इसलिए आउटपुट ट्रू आ जाएगा। सबस्ट्रिंग फंक्शन क्या है, तो सबस्ट्रिंग मतलब ये जो यस वी वॉन एक स्ट्रिंग है ना, एक स्ट्रिंग हो गया ये, और इसका ही एक पार्ट सब पार्ट लेगा सबस्ट्रिंग, तो एस डॉट सबस्ट्रिंग 4,8। सबस्ट्रिंग फंक्शन के अंदर दो इंटीजर टाइप का इनपुट भी हो सकता है या सिर्फ एक इंटीजर होगा, दोनों का अलग अलग केस है। तो पहला ये जो केस है 4,8 में क्या होगा, 4 से है ना, इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट करेगा और 8 से पहले खत्म कर देगा, मतलब 7 तक जाएगा। तो WE स्पेस और कैपिटल W, मतलब बस 4 से स्टार्ट कीजिए और 8 से पहले मतलब 7 तक में खत्म कर दीजिए, तो तुम्हारा V और उसके बाद स्पेस और कैपिटल W प्रिंट होगा, जो कि आउटपुट में तुमको दिख रहा है। एस डॉट सबस्ट्रिंग 4 अगर सिर्फ करें तो मतलब 4 से स्टार्ट कीजिए और आखिरी तक प्रिंट कर दीजिए, तो 4 से आखिरी तक में तो V1 प्रिंट होगा। उसके बाद रिप्लेस फंक्शन क्या करता है कि जहां जहां ई होगा वहां वहां ए कर देगा, तो यस वी वन में अगर एस डॉट रिप्लेस ई को ए कर दें, दोनों में कैरेक्टर डाला हुआ है, देखो रिप्लेस में ये हो गया, इस कैरेक्टर को आप रिप्लेस कर दीजिए इस कैरेक्टर से, तो आउटपुट क्या रहा है, यास वा वॉन, ठीक है। ई को रिप्लेस कर दिया गया पूरे स्ट्रिंग में। दूसरा चीज यहाँ पे अगर तुम स्ट्रिंग डालते हो है ना, स्ट्रिंग को भी रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि इस इधर यहाँ पे डाल दिए, इस वाले में डबल कोट्स में यस डाल दिए और यहाँ पे डाल दिए हे, ठीक है, डबल कोट्स में यहाँ हे डाल दिए। लेकिन अगर यहाँ स्ट्रिंग डाले हो तो यहाँ स्ट्रिंग ही डालना पड़ेगा दूसरे वाले में भी, और अगर यहाँ कैरेक्टर डाले हो तो यहाँ पे भी कैरेक्टर डालना पड़ेगा। तो ये रिप्लेस फंक्शन जो है वो उसका यही चीज़ है। चलो अब आते हैं ट्रिम। तो ट्रिम में क्या होता है कि अगर इधर उधर स्पेस है ना, मतलब साइड में
अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में और सेंटेंस के एंडिंग में जो भी स्पेस है उसको खत्म कर देता है, ट्रिम कर देता है। तो ESV1 में देखो हम यहाँ 2 स्पेस छोड़े थे, यहाँ 3 स्पेस छोड़े थे, बट जब s.trim का आउटपुट देखोगे तो तुमको दिखेगा कि कोई स्पेस नहीं है आगे पीछे, तो आगे पीछे का स्पेस को ये हटा देता है, ये इसका खासियत है। तो अब हम लोग आ जाते हैं वापस से अपने प्रोग्रामिंग में। तो प्रोग्रामिंग में यही एक प्रोग्राम है जिसको, जैसे जो हम PDF देंगे ना मैराथन के लिए जो शेयर करेंगे, तो उसमें तुमको ये प्रोग्राम देखने को मिला है जिसमें बहुत सारा फंक्शन है। अच्छा, एक फंक्शन होता है पार्से और वैल्यू ऑफ फंक्शंस भी होता है। आपको इंटीजर या फ्लोट या डबल टाइप का डेटा को अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप वैल्यू ऑफ फंक्शन का यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिक टाइप के डेटाज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन का, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, या स्ट्रिंग डेटा टाइप को आपको डबल में कन्वर्ट करना है, या स्ट्रिंग डेटा टाइप को आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में, तो आपको पार्से करना पड़ेगा। इंटीजर डॉट पार्से इंट, डबल डॉट पार्से डबल, फ्लोट डॉट पार्से फ्लोट। ये सारा फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है न्यूमेरिक डेटा टाइप में, जो भी न्यूमेरिक होगा, ठीक है। तो ये पार्से और वैल्यू ऑफ अलग अलग चीज़ होता है, इसके बारे में भी तुम जान लेना। अच्छा, फॉर लूप पे आते हैं, फॉर लूप का बेसिक। तो देखो हम 4 स्लाइड दिखाएंगे तुमको। अगर फॉर लूप तुम्हारा क्लियर नहीं है तो ऐसे वीडियो का आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा, बट ये 4 स्लाइड से तुम समझने का खुद से कोशिश करो कि फॉर लूप क्या काम करता है, ठीक है। सेम ही प्रोग्राम है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिस्टम एक ही काम s.caret 0 1 2 3 को प्रिंट करने से अच्छा है कि आप इस चीज़ को फॉर लूप के थ्रू कीजिए। स्टार्टिंग वैल्यू 0, जाना है <4 और बढ़ना है एक एक करके, ठीक है। पहले 0 को किए, फिर 1 को कर रहे हो, फिर 2 को कर रहे हो, फिर 3 को कर रहे हो। अगर ऐसे 50 रहता तो तुम ऐसे लिखते तो नहीं जाते सिस्टम डॉट प्रिंटल में हर कैरेक्टर, है ना। 0 पे कौन सा कैरेक्टर है इसका, y, ठीक है। जो इंडेक्स नंबर दिया जाता है वो ऐसे होता है। तो s.caret फंक्शन तो तुमको पता ही है, ये 0 पे प्रिंट कर देगा कैपिटल Y, फिर कैपिटल A, फिर कैपिटल S, फिर कैपिटल H। तो इसको ही करने का तरीका है कि आप 0 से स्टार्ट कीजिए, 4 से कम तक जाइए और एक एक बढ़ाइए, 0 1 2 3 एक एक बढ़ रहा है ना। तो उसको फॉर लूप में इस तरीके से लिखा जाता है। और फिर जहाँ पे तुम s.caret 0 1 2 3 लिख रहे थे वहाँ तुमको i लिख देना पड़ता है, और ये बस फॉर लूप का डबल ये गेट के अंदर उस चीज़ को बंद कर दो, तो ये तुम्हारा एक काम बढ़िया हो जाता है फॉर लूप के थ्रू। और इसी को मोर जनरल वे में करने के लिए ये तरीका है। और अगर सेंटेंस एक एब्स्ट्रैक्ट मतलब यूज़र एंटर करेगा तो उसके लिए भी ये जो चीज़ है फॉर लूप वो काम कर जाएगा। बट अगर यूज़र एंटर कर रहा है तो तुम कहीं ना कहीं उस चीज़ से नहीं कर सकते, है ना, एक एक करके नहीं कर सकते, तो इसलिए ये काम ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो अब हम लोग आते हैं थोड़ा एक जोन में, ठीक है, मतलब जो कि वर्ड वाला जोन है। तो वर्ड वाला जोन जो मतलब वर्ड एक्सट्रैक्ट और रिवर्स वाला जोन। तो देखो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं कैसे, import java.util, एक यूटिल पैकेज ले आए कि ताकि यूजर से एंटर ले लें, क्योंकि हम लोग हर जो ICSE में बोर्ड्स में स्पेसिफिक पेपर में पूछा उसमें सब में यूजर से एंटर लेना पड़ता है। तो system.println एंटर लाइन स्ट्रिंग s में एक एंटर ले लिए लाइन, राउंड.नेक्स्ट लाइन। मानो यूजर जो एंटर दिया है वो एक वर्ड दिया है माही। अब हम क्या कर रहे हैं, हम तुमको दिखाना क्या चाह रहे हैं कि ये जो लॉजिक है, ठीक है, ये जो तुम्हारा यहाँ लॉजिक है फॉर लूप का, वो क्या कर रहा है। i इक्वल टू 0 से s.length i प्लस प्लस, मतलब एक एक करके जो कैरेक्टर्स है s डॉट जितना लेंथ है इसका उतना ही बार ये लूप रन करेगा, मतलब ये 4 बार करेगा 0 से लेके 3 तक, 0 1 2 3 जो कि इसका इंडेक्स नंबर्स है, तो उसी तक ये लूप रन करेगा। और कैरेक्टर में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, ch.s.caret i, तो सबसे शुरू में m स्टोर्ड होगा, ठीक है। जब i का वैल्यू 0, ये जो तुम्हारा लिखा हो ना वो ड्राई रन है, i इक्वल टू 0 के केस में तुम्हारा ये सब चीज़ हो रहा होगा। तो i इक्वल टू जब 0 रहेगा, जब पहला इनिशियल वैल्यू होगा फॉर लूप का, ch में स्टोर्ड होगा m, वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस ch, तो वर्ड इज इक्वल टू वर्ड का जो शुरू में है, तो वर्ड देखो हम क्या किए हैं, ये कर रखे हैं, तो क्या होगा डबल कोट्स मतलब खाली प्लस m, तो कहीं ना कहीं वर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। उसके बाद फिर फॉर लूप जब रन करेगा, मतलब ये गेट बंद हो रहा होगा फॉर लूप का, तो फॉर लूप का गेट क्या बोलेगा कि नीचे तो जाने नहीं देंगे, वापस से जाइए ऊपर, है ना, इस कंडीशन को कीजिए, मतलब ये आई अपना वैल्यू अपडेट कीजिए और उसके बाद फिर इस कंडीशन को चेक कीजिए, तो आई का वैल्यू प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये कंडीशन को चेक करेगा तो 1 इज लेस देन s.length, ये सही होगा, तो आपको इस फॉर लूप के गेट के अंदर घुसना ही पड़ेगा। तो जब ये घुसेगा तो फिर ch का वैल्यू क्या होगा, s.caret 1, क्योंकि अब आई का वैल्यू 1 हो चुका है, तो ch इक्वल टू a हो जाएगा, और फिर वर्ड इज इक्वल टू जो वर्ड का पुराना वैल्यू क्या हो चुका था, m हो चुका था, जैसा कि तुम इक्वल टू 0 के केस में देख रहे हो, तो वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस ch में अब होगा वर्ड इज इक्वल टू m प्लस a,
तो वर्ड में स्टोर्ड हो जाएगा MA। इस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि माही जो मतलब ये एंटर किए हम, मान लो यूजर माही एंटर किया, तो ये जो काम कर रहा है वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस CH, वो क्या काम कर रहा है कि उसी चीज को वापस कर दे रहा है। लेकिन बाय द वे सोचो, अगर हम यहाँ CH प्लस वर्ड करते, ठीक है, अगर हम यहाँ CH प्लस वर्ड करते तो क्या होता, तो देखो क्या होता, तब क्या होता कि चीज उल्टा हो जाता, ठीक है ना। इसमें तुम देख सकते हो इक्वल टू 0 में वर्ड में M स्टोर्ड होता, लेकिन CH प्लस ये हुआ है, और फिर अगले बार जो नया CH आता वो A में आता है ना, मतलब A आता हम लोग के पास MA, तो फिर A प्लस M होता तो AM हो जाता, फिर HAM हो जाता, फिर IHAM हो जाता। मतलब अगर वर्ड का उल्टा निकालना है तुमको, रिवर्स करना है, तो पहले बार में देख रहे हो क्या कर रहे हैं हम, वर्ड प्लस वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस CH करते हो तो सीधा आता है, मतलब जैसा है माही है तो माही ही पूरा फॉर लूप अगर जब ये पूरी तरीके से रन कर जाएगा 0 से लेके 3 तक, तो तुम्हारा माही का माही ही रहेगा। लेकिन अगर बस CH प्लस वर्ड कर दो तो क्या हो जाता है, तुम्हारा सिर्फ एक लाइन में चेंज हो रहा है, ये लाइन इसमें ऐसे है और ये लाइन इसमें ऐसे है, तो वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस CH में सीधा मतलब जैसा था वैसा ही आया। लेकिन CH प्लस वर्ड कर दिए, वर्ड और वर्ड जो है थोड़ा दूर दूर हो गया, बीच में CH आ गया, तो क्या हो रहा है, तुम्हारा रिवर्स हो जा रहा है चीज़। तो ये चीज़ तुमको समझ आया होगा इस प्रोग्राम से। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक सेंटेंस ले रहे हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, मतलब एकदम हल्का सा। तो चलो, सेंटेंस जो यूजर एंटर किया है वो है ये दिल कह रहा है ना, ये दिल कह रहा है, ये वाला गाना अगर सुने हो तुम बिन कर, उसी का पार्ट है ये, अच्छा लगता है गाना। चलो, तो इसमें क्या किए, एस इज इक्वल टू एस प्लस एक स्पेस बार ऐड किए, क्यों किए वो तुमको बाद में समझ आएगा। एक्चुअली वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो हम यही लॉजिक यूज कर रहे हैं कि जैसे एक स्पेस बार आया तो आप समझ जाइए कि एक वर्ड खत्म हो चुका है। तो जैसे एक स्पेस बार आएगा तो वो समझ जाएगा कि एक वर्ड खत्म हो गया, तो ये, और फिर दिल पे एक स्पेस बार आएगा तो वो समझ जाएगा कि एक वर्ड और खत्म हो चुका है, दिल, उसी तरीके से होगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इफ CH नॉट इक्वल टू स्पेस बार तो वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस CH, इसमें वर्ड एक्सट्रैक्शन हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, वर्ड को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसमें तुम देखो कि i इक्वल टू 0 में क्या हो रहा है, ये इफ कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि y जो है वो स्पेस बार नहीं है, तो वर्ड इज इक्वल टू y स्टोर्ड हो जाएगा, और उसके बाद एल्स वाले पार्ट में तो घुसेगा ही नहीं, और फिर फॉर लूप ये वाला खत्म हो रहा होगा। लेकिन फॉर लूप खत्म होते हुए बोलेगा कि i का वैल्यू को एक बढ़ाइए, और फिर चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, और तुम देखते जाओ कि क्या होते जाएगा। i इक्वल टू 1 पे फिर e आएगा, फिर स्पेस बार नहीं है तो इसलिए y प्लस e ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, i इक्वल टू 2 आएगा, तब हम लोग का क्या होगा, CH में स्पेस बार ये दिल कह रहा है मैं, ये के बाद तो एक स्पेस बार ही है ना, तो फिर इफ कंडीशन जो है हम लोग का वो ये सच हो जाएगा, मतलब झूठ हो जाएगा, है ना, सच नहीं होगा, तो इसलिए एल्स पार्ट में हम लोग पहली बार घुसेंगे। और तब क्या हो रहा है, सेंटेंस इक्वल टू सेंटेंस प्लस वर्ड, तो उस केस में क्या हो रहा है तुम्हारा, सेंटेंस इक्वल टू सेंटेंस प्लस वर्ड, तो सेंटेंस में ये तुम्हारा आ जा रहा है, ठीक है। मतलब जब एक वर्ड पूरी तरीके से बन जाता है तो तुम्हारा सेंटेंस के अंदर वो घुसता है, और उस तरीके से तुम मतलब इसका ड्राई रन जो है, इसका जो ड्राई रन है, i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3, i इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8, 9, कई वैल्यूज पे हम रखे हुए हैं ताकि तुम समझ पाओ। जैसे ही एक वर्ड बनता है पूरी तरीके से, देखो डी के केस में ये वर्ड वाला सच हो रहा था, फिर आई के केस में भी ये सच हो रहा था, तो दिल पूरी तरीके से बन गया था, ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद जैसे एक स्पेस बार आया तो ये इफ कंडीशन जो है तुम्हारा फॉल्स हो जाता है, और जो सेंटेंस वाले पार्ट में वो वर्ड जो है वो बन के घुसता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे, अगर इस जगह पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट, इस दोनों स्टेटमेंट की जगह हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वर्ड कर देते, और नहीं, इस स्टेटमेंट की जगह सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वर्ड कर देते, तो क्या होता है ना कि मेरा आउटपुट आता ये एक लाइन में, फिर दिल एक लाइन में, फिर कह एक लाइन में, फिर रहा एक लाइन में, फिर है एक लाइन में, मतलब एक एक वर्ड अलग अलग लाइन्स में आ जाता, वर्ड एक्सट्रैक्शन हो जाता। और तुमको ये चीज़ समझ आ रहा है ना, इतना प्रोग्रामिंग समझ लियो कि तुमको ये चीज़ समझ आ रहा है, देन इट्स वेल एंड गुड। बट नहीं समझ आ रहा है तो ये जो लॉजिक है ना, ये फॉर लूप जो पूरी है, इस चीज़ को तुम याद कर लो, क्योंकि इससे अभी हम लोग देखना कितना टाइप का प्रोग्राम सिर्फ इसी लॉजिक से बनाएंगे। और देखो, सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस प्लस वर्ड, वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस CH में क्या होता है ना कि जैसे एक एक वर्ड है ना, ये दिखाते हैं तुम लोग को, ठीक है, न्यू प्रोग्राम दिखाते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, सेंटेंस वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस CH कर रहे हैं, मतलब वर्ड को उल्टा नहीं कर रहे हैं। वर्ड को उल्टा हम लोग कैसे करते हैं, वर्ड को उल्टा करते हैं, ये को अगर EY कर दो, दिल को अगर लिड कर दो, ठीक है, उल्टा कर दो, कह को अगर हेक कर दो, तो ये हुआ वर्ड को उल्टा करना। वर्ड को उल्टा अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ड इज इक्वल टू CH प्लस वर्ड, है ना,
वर्ड इक्वल टू वर्ड प्लस सी एच मतलब वर्ड सीधा रहेगा, लेकिन वर्ड इज इक्वल टू सी एच प्लस वर्ड, जैसा कि तुम यहाँ पे देखे थे है ना माही के केस में, वर्ड इज इक्वल टू सी एच प्लस वर्ड कर रहे थे तो माही क्या हो जा रहा था, इहाम हो जा रहा था आखिरी तक। लेकिन अगर वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस सी एच कर रहे थे तो माही का माही ही रह रहा था। तो वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस सी एच मतलब वर्ड सीधा रहेगा, और सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस प्लस स्पेस बार प्लस वर्ड मतलब सेंटेंस भी सीधा रहेगा। ठीक है, इस केस में सेंटेंस भी सीधा रहेगा, मतलब ये दिल कह रहा है, ये दिल कह रहा है ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि है रहा कह दिल ये, है ना, उल्टा नहीं होगा सेंटेंस। अगर सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस प्लस वर्ड होगा, लेकिन अगर बाय द वे हम सेंटेंस इज इक्वल टू वर्ड प्लस सेंटेंस कर दे और बीच में स्पेस बार रहेगा ये, तो क्या होगा कि सेंटेंस उल्टा हो जाएगा, मतलब हो जाएगा है रहा कह दिल ये। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग इसमें किए हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वर्ड को तो उल्टा नहीं कर रहे हैं, वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस सी एच रख रहे हैं, लेकिन सेंटेंस को क्या कर दे रहे हैं, वर्ड प्लस स्पेस बार सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, वर्ड जो होगा धीरे धीरे उल्टा हो जाएगा। तो उसको तुम देख सकते हो कैसे कैसे ड्राई रन जो है आई इक्वल टू 2 पे 3 पे, इसको पॉज करके तुम देखने की कोशिश करो, क्योंकि हम एक एक करेंगे तो एक ही प्रोग्राम में बहुत हो जाएगा, है ना। देखो दिल ये हो गया ना, जब आई इक्वल टू 6 हो रहा है तो दिल ये हो चुका है सेंटेंस का वैल्यू, और फिर कह दिल ये। इस टाइप से क्या होगा, तुम जब जब स्पेस बार आएगा तो चीज़ जो होगा उल्टा होते रहेगा। तो यही है इसमें वर्ड एक्सट्रैक्शन और रिवर्स का बहुत सारा प्रोग्राम्स है जो कि सिर्फ इसी लॉजिक से काम करेगा। ठीक है, चलो पहले हम दिखाते हैं तुमको। तो इसमें क्या हो रहा था कि इसमें हम वर्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, तो वर्ड इक्वल टू वर्ड प्लस सी एच, और हमको पता है जैसे जैसे एक स्पेस बार आएगा तो हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट प्रिंटलन वर्ड कर दे रहे हैं, मतलब उस वर्ड को प्रिंट कर दे रहे हैं। जैसे एल्स पार्ट में मतलब जैसे ही स्पेस बार आ रहा है तो जो भी वर्ड मेरा अभी तक बन चुका है उसको प्रिंट कर दे रहे हैं, और फिर वर्ड का वैल्यू वापस से डबल मतलब ब्लैंक कर दे रहे हैं। तो फिर से नया वर्ड बनेगा, फिर आएगा सिस्टम डॉट प्रिंटलन वर्ड होगा। तो इस केस में आउटपुट तुमको क्या बोलेगा, बोलेगा एंटर लाइन, तो हम लोग कोई भी लाइन एंटर कर देंगे, और आउटपुट के केस में क्या जा रहा है, वही जो लाइन हम लोग एंटर किए हैं उसको एक एक हर एक वर्ड को अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जा रहा है। उसके बाद ये प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में क्या हम दिखाएं कि मतलब अगर वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस सी एच रहे और सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस प्लस वर्ड रहे, इस केस में क्या होगा, कुछ रिवर्स नहीं होगा। वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस सी एच मतलब वर्ड को आप सीधा वर्ड को उल्टा मत कीजिए, सीधा रखिए। सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस प्लस वर्ड मतलब सेंटेंस को भी आप उल्टा मत कीजिए, सीधा रखिए। तो इस केस में क्या होगा कि अगर तुम ओम नमः शिवाय डालोगे तो ओम नमः शिवाय ही आउटपुट मिलेगा, मतलब कि तुमको कुछ भी उल्टा नहीं मिलेगा, सब सीधा रहेगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ये रिवर्स का ही एक लॉजिक है। इसमें हम लोग वर्ड को तो सीधा रख रहे हैं, बट सेंटेंस के केस में क्या किया है, वर्ड प्लस सेंटेंस करती हैं, तो तुमको इसमें उल्टा देखने को मिलेगा। ऋषि कश्यप ऑफ कश्मीर, तो कश्मीर ऑफ कश्यप ऋषि, ये उल्टा हो गया ना। इसमें हम लोग क्या किए हैं, वर्ड्स को उल्टा मतलब सेंटेंस में जो वर्ड्स का पोजीशन है उसको उल्टा किया है, मतलब सेंटेंस इज इक्वल टू वर्ड प्लस सेंटेंस किए हैं। वर्ड को उल्टा नहीं किए हैं, वर्ड में कैरेक्टर्स को उल्टा नहीं किए हैं, ऋषि को शेयर नहीं किए हैं। ठीक है, अभी वो भी करेंगे हम लोग। अभी न्यू ये प्रोग्राम है, ये भी रिवर्स का प्रोग्राम है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो वर्ड इज इक्वल टू सी एच प्लस वर्ड कर रहे हैं, मतलब इस केस में क्या होगा, जो वर्ड में कैरेक्टर्स है वो उल्टा हो जाएगा, और सेंटेंस इज इक्वल टू वर्ड प्लस सेंटेंस कर रहे हैं मतलब सेंटेंस भी उल्टा हो जाएगा। तो ये देखो तेरी झलक शर्फी में वर्ड्स भी उल्टा होगा और तुम्हारा ये भी उल्टा होगा, तो पूरा ही है ना, वर्ड्स का पोजीशन उल्टा होगा, मतलब शर्फी सबसे पहले आएगा और शर्फी का जो कैरेक्टर्स है वो भी उल्टा हो जाएगा। तो इफ्रा रास, ठीक है, तो ये समझ जाओ कि दोनों चीज़ उल्टा कर देंगे तो फिर इस टाइप का आउटपुट देखने को मिलेगा हमको। अब करते हैं हम लोग, इसमें भी रिवर्स हो रहा है शायद, नहीं इसमें क्या कर रहे हैं हम, तुमको दिखा रहे हैं कि वो वही वाला काम जो है रिवर्स वाला वो इस तरीके से भी कर सकते हैं, उसमें उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है, मतलब सेम चीज़ को आसानी से कैसे कर सकते हैं जो कि हम लोग इस प्रोग्राम में किए थे। ये हम तुमको ये एक्चुअली पैलेंड्रोम का लॉजिक हो जाता है ना, तो इसमें तुमको ये काम आसानी से भी हो सकता है। तुमको दोनों ही चीज़ को उल्टा करना है तो इफ एल्स का लिखना ही नहीं है, सीधा रेव इज इक्वल टू सी एच प्लस रेव लिख के भी वो काम किया जा सकता है। और फिर एंटर, तो यही जो लॉजिक है वो तुम्हारा पैलेंड्रोम में काम करता है। तो इस चीज़ को तुम देख सकते हो, इस चीज़ को ड्राई रन कर सकते हो। तो रिवर्स में हम क्या करते हैं, बस सी एच प्लस रेव करते हैं, वर्ड इज इक्वल टू सी एच प्लस वर्ड करने से तो पूरी तरीके से ये उल्टा हो जाएगा। और फिर अगर एस डॉट इक्वल्स इग्नोर के इस रेव होगा, मतलब जो एस यूजर एंटर किया और रेव जो हम लोग इस तरीके से रिवर्स कर रहे हैं, और वो इक्वल होता है केस को इग्नोर करते हुए, तो वो पैलेंड्रोम वर्ड है, नहीं तो वो पैलेंड्रोम वर्ड नहीं है। और इस केस में जब वर्ड तुमको करना है तो रामू डॉट नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लाइन मत लिखना,
ठीक है, ये आपको वर्ड यूजर से एंटर लेना है, तो ये पैलिंड्रोम का लॉजिक हो गया। उसके बाद ये जो लॉजिक है वो क्या है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ड इज इक्वल टू सी एच प्लस वर्ड, मतलब वर्ड को उल्टा कर रहे हैं बट सेंटेंस को उल्टा नहीं कर रहे हैं। वर्ड उल्टा हो रहा है, वर्ड इज इक्वल टू सी एच प्लस वर्ड, लेकिन सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस प्लस वर्ड, मतलब सेंटेंस में वर्ड्स का पोजिशन सेम ही रह रहा है, वो उल्टा नहीं हो रहा। तो इसमें देखो सुपरस्टार जो पहला वर्ड है उसका कैरेक्टर्स उल्टा होगा, है ना, तो राग मतलब ये देख रहे हो, अल्लू का भी कैरेक्टर उल्टा हो गया, फिर अर्जुन का भी कैरेक्टर्स उल्टा हो गया, लेकिन वर्ड्स जो है वो उल्टा नहीं हुआ कि सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस प्लस, मतलब सिर्फ 2 लाइन में तुम देखो ये अंतर होता है। जना भी रिवर्स उसमें बस ये 2 लाइन में इंटर चेंज, मतलब कुछ चेंजेस आएगा, बाकी सारा सब सेम रहेगा। तो इसलिए ये एक जोन है। अच्छा, क्योंकि हम इसमें वर्ड एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, जैसा कि तुम इसमें देखे थे, ठीक है, ये हम वर्ड एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, मतलब एक एक वर्ड को अलग अलग लाइन में प्रिंट कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे जैसे एल्स पार्ट में घुसता है तो एक वर्ड जब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है ना तभी वो एल्स पार्ट में घुसता है। जैसे एक स्पेस बार आता है तो एक वर्ड ऑलरेडी तैयार हो चुका होता है तभी ये एल्स पार्ट में आता है। तो इसका लॉजिक यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे ही एक नया वर्ड आएगा तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो अलग अलग, अगर पूछ रहा है कि सिस्टम वो वर्ड्स को प्रिंट कीजिए जो कि कैपिटल ए से या मतलब ए से बिगिन होता है, कैपिटल ए या स्मॉल ए से बिगिन होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा लॉजिक वही रखेंगे, है ना, पूरी तरीके से प्रोग्राम सेम है, बस इस एल्स वाले पार्ट में ये 2 लाइन चेंज हो रहा है ना। इस लाइन की जगह ये जो लाइन था हम लोग सेंटेंस वाला, उसकी जगह ये 2 लाइन आ जाएगा कि इफ वर्ड डॉट कैरेट 0 इक्वल टू, है ना, जो पहला कैरेक्टर है वर्ड का, नया नया वर्ड इसमें आता रहेगा और हम लोग चेक करेंगे कि जो वर्ड का कैरेक्टर एट पोजिशन नंबर 0 है, अगर वो कैपिटल ए या स्मॉल ए है तब उसको प्रिंट कर दीजिए, है ना, इस इफ कंडीशन के द्वारा। तो इससे क्या होगा कि ये वो प्रोग्राम हो गया कि आप एक स्ट्रिंग एंटर कीजिए, जैसे हम लोग एंटर लाइन, यूजर एंटर करेगा लाइन, तो मानो एंटर हुआ, आपके आंखों में एक नशा सा है, तो आपके और आंखों प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों जो है वो ए से बिगिन हो रहा है। तो ये तुम समझ चुके हो कि इसमें काम क्या हो रहा है, वर्ड एक्सट्रैक्शन, मतलब अगर तुमको उस टाइप का चीज़ मिल जाए जिसमें आपको प्रिंट करना है वही वर्ड्स जो ए से बिगिन हो रहे हैं, अब इसमें क्या करना है कि वो प्रिंट करना है जो कैपिटल ए से बिगिन हो रहे हैं, ठीक है, सब कुछ सेम है। ये नहीं प्रिंट करना कि कौन कैपिटल ए से बिगिन हो रहा है, काउंट करना है, तो काउंट करना है तो काउंटर का वैल्यू सबसे शुरू में 0 रख दिए, ठीक है, बाकी सारा चीज़ वही है, बस एक इंट काउंट इक्वल टू 0 की और फिर काउंट प्लस प्लस कर दिए। और इस बार हम लोग को गिनना ये था कि कौन कौन कैपिटल ए से बिगिन कर रहा है। तो यहाँ पे एंटर, यूजर एंटर किया, आप आए, बाहर आए, तो इसमें कैपिटल ए से कौन कौन बिगिन कर रहा है, तो भाई सिर्फ आप, तो इसलिए वर्ड्स बिगिनिंग विद कैपिटल ए इक्वल टू 1। और बाय द वे हम लोग को सब करना रहता है कि भाई कैपिटल से बिगिन हो रहा है, स्मॉल से बिगिन हो रहा है, उस सबको काउंट करना रहता है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देते हैं, और वर्ड डॉट कैरेट 0 इक्वल टू स्मॉल ए, ठीक है। या फिर एक काम और कर सकते थे कि हम लोग जब एस एंट्री लिए थे तो एस को हम लोग एस डॉट टू अपर केस कर देते तो भी काम हो जाता। तो ये सारा तरीका है तुम्हारे पास। अब ये जो प्रोग्राम है वो क्या है, ये प्रोग्राम है कि अगर तुमको एक हर सेंटेंस, है ना, हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है उसको तुमको कैपिटल में करना है। मतलब जय माँ भवानी यूजर एंटर किया और तुम देखो पहला कैरेक्टर जो है जय माँ भवानी, वो प्रिंट करना है, तो तुम क्या करोगे, सब कुछ सेम है ना, वही वाला प्रोग्राम है, बस ये जो लाइन है वो देख लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले जो सबसे पहला कैरेक्टर है वर्ड डॉट कैरेट 0, है ना, उस वर्ड का कैरेक्टर 0 उसको अपर केस में कर देना है। तो कैरेक्टर डॉट टू अपर केस वाला चीज़ कैरेक्टर फंक्शन लगा रहे हैं, और फिर वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग 1, मतलब 1 के बाद जो भी है उसको प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट करके आखिरी तक जो उस वर्ड में उसको प्रिंट कर रहे हैं, और एक स्पेस बार लगा दे रहे हैं ताकि अगला वर्ड फिर लिख पाए। तो ये तुम्हारा हो गया। बाय द वे अगर हमको शॉर्ट फॉर्म प्रिंट करना रहता, ठीक है, मतलब सिर्फ हर वर्ड का पहला, तो तुमको ये वाला पार्ट हटा देना रहता, ठीक है, ये वाला पार्ट तुम हटा देते, तो हर, अगर बाय द वे हम ये वाला पार्ट हटा दें तो क्या होगा, अगर जय माँ भवानी को यूज़र डालेगा तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, JMB, मतलब पहला शॉर्ट फॉर्म, जय माँ भवानी का शॉर्ट फॉर्म JMB, तो वो मिल जाएगा अगर तुम ये रखते हो। लेकिन अगर तुम ये रखते हो जैसा कि हम लोग रखे हुए थे, तो तुमको हर जो वर्ड है पहला अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटलाइज करके मिलेगा। तो ये सब चीज़ है, इतना सारा प्रोग्राम हम लोग देखिए, ये सारा जो प्रोग्राम था उसमें तुम देख रहे थे एक ही लाइन जो है यहाँ का जो लाइन है एल्स वाले पार्ट का, इधर का लाइन, उसी में तुमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर करना था, बाकी सारा प्रोग्राम सेम था। और इन सब का जो PDF है ना, ये एक पर्टिकुलर जोन हो गया तुम्हारा, इन सब का PDF तुमको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उससे पढ़ना और पहले उसको प्रिंट करवा लेना, ठीक है,
पहले उसको प्रिंट करवा लेना और उसके बाद फिर इस सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस देखते हुए पढ़ना। अगर नहीं समझ आ रहा है तो याद भी करने के लिए यही तरीका आसान है, क्योंकि कई प्रोग्राम याद करोगे तो फिर तुमको डिफिकल्टी होगा कि वही सब में अलग अलग था। इसमें थोड़ा सा ही चेंज में तुम्हारा प्रोग्राम बहुत सारा तुम कर सकते हो। ऐसे हम कोशिश यही रिकमेंड करेंगे कि मेरा पुराना वीडियो देखिए, थोड़ा समझ ज़्यादा लेना ताकि तुमको थोड़ा आसानी हो। हम लोग आते हैं फ्रीक्वेंसी वाला जोन में। तो फ्रीक्वेंसी वाले जोन में क्या है कि अब हम लोग इसमें देखो वाइट स्पेस काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो चीज़ सेम है ना। एक यूज़र से एंट्री ले रहे हैं थ्रू स्कैनर क्लास, उसके बाद काउंट का वैल्यू 0 कर रहे हैं और फिर एक फॉर लूप चला रहे हैं। ठीक है, उस फॉर लूप में क्या कर रहे हैं, कैर सी एच इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई, मतलब एक एक करके जो कैरेक्टर्स है वो लेते हैं। इसमें कैरेक्टर्स ही तो सी एच इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई में एक एक करके कैरेक्टर्स लेते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या वो कैरेक्टर जो है वो स्पेस बार है या नहीं। अगर स्पेस बार है तो काउंट का वैल्यू प्लस प्लस कर देते हैं, एक काउंटर वैल्यू रखते हैं, उसका वैल्यू जो है प्लस प्लस कर देते हैं। और फिर ये फॉर लूप का गेट जब बंद होता है उसके बाद हम लोग प्रिंट एलन कर देते हैं कि भाई नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ वाइट स्पेस इज इक्वल टू प्लस काउंट। ठीक है, बाय द वे अगर तुमको ये गिनना है कि इस सेंटेंस में वर्ड कितने हैं तो भी तुमको स्पेस बार गिन लो, है ना, कि कितना सारा स्पेस बार है और उसमें +1 कर दो, क्योंकि जितना स्पेस बार होगा उससे एक ही ज़्यादा वर्ड होगा। जैसे सेंटेंस में जय मां शेरावाली में 2 स्पेस बार है, लेकिन 2 स्पेस बार है मतलब इसमें वर्ड्स जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, अगर 3 स्पेस बार है तो वर्ड्स 4 होगा। तो स्पेस बार काउंट करने से वर्ड काउंट भी हो ही जाता है कहीं ना कहीं। तो ये जो लॉजिक है वो तुमको समझ आया होगा, है ना। बस आखिरी में एक यहाँ इफ कंडीशन लगा देना है और जो भी चीज़ को काउंट करने बोल रहा है तो सी एच में वही चीज़ लिख देना है और फिर काउंट प्लस प्लस कर देना, और कुछ नहीं करना है फ्रीक्वेंसी वाले केस में। अब इसमें क्या है, वॉवल का फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इफ प्रोग्राम बिल्कुल सेम है लेकिन बस इस इफ कंडीशन में चेंज हो जाएगा। तो इफ सी एच इक्वल टू ए ई आई ओ यू और फिर कैपिटल ए ई आई ओ यू ये सब लिख दोगे और फिर उस हिसाब से तुम्हारा काउंट प्लस प्लस होता जाएगा, फिर आउटपुट भी आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें भी। इसमें क्या है, तुम्हारा तुमको प्रिंट करना नंबर ऑफ अकरेंस, ए कितना बार आ रहा है। ठीक है, तो इफ सी एच इक्वल टू यहाँ पे कैरेक्टर जो रहेगा वो ए हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को ये जानना है कि कितना बार डबल अकरेंस हो रहा है, मतलब जैसे कि एक के बाद वही सेम कैरेक्टर दोबारा आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे माता में क्या हो रहा है, डबल ए आ रहा है। ठीक है, शेरावाली में भी डबल ए आ रहा है और एप्पल में भी डबल पी आता है। तो ऐसा कितना बार आ रहा है, तो इसमें इस सेंटेंस जय माता शेरावाली में तो यहाँ पे ए डबल एक बार आया, फिर ए डबल यहाँ पे तो 2 बार, तो नंबर ऑफ डबल अकरेंसेस 2 हो गया। तो इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बस कैर नहीं लिख रहे हैं हम लोग, वो कैर सी एच इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ एस डॉट कैरेट आई इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई प्लस 1। ठीक है, और फिर काउंट प्लस प्लस। लेकिन इसमें एक फॉर लूप में भी अंतर कर रहे हैं -1 का। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये मतलब लेस देन एस डॉट लेंथ कर देंगे ना तो एस डॉट कैरेट आई प्लस 1 पे कुछ प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये एस डॉट लेंथ -1 कर रहे हैं। सिर्फ क्योंकि यहाँ पे तुम आई प्लस 1 कर दे रहे हो ना, एस डॉट कैरेट के अंदर आई प्लस 1 कर दे रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे -1 करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर ये ऐसे ही रहता लेंथ तक ही रहता, जो फॉर लूप है अक्सर देखो हम लोग यहाँ पे एस डॉट लेंथ तक था, इस वाले प्रोग्राम में भी एस डॉट लेंथ तक था, लेकिन यहाँ पे एस डॉट लेंथ -1 करना पड़ रहा है क्योंकि चीज़ कुछ उस तरीके कर रहे हैं। आई प्लस 1 इधर कर दिए तो इसलिए उधर माइनस करना पड़ रहा है। इस चीज़ को समझोगे, अगर तुम ड्राई रन करके देखोगे ना तो तुमको समझ आएगा चीज़। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग कर रहे हैं कि भाई रिप्लेस कर देना है, तो रिप्लेस भी इसी में आ जाता है तुम्हारा। इसमें हम लोग क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रिंग और डिक्लेयर करना पड़ता है, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू डबल कोट्स और फिर s1 इज इक्वल टू s1 प्लस स्टार। अगर इफ कंडीशन लगाते हैं और उसके बाद s1 इज इक्वल टू s1 प्लस स्टार, हम लोग को वॉवल्स को रिप्लेस करना था स्टार से ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, s1 इज इक्वल टू s1 प्लस स्टार। अगर बाय द वे तुम्हारा वॉवल्स है तो इफ कंडीशन में सारा वॉवल्स लिख दिए हैं, तो s1 इज इक्वल टू s1 प्लस स्टार, एल्स s1 इज इक्वल टू s1 प्लस सी, जो है वही रहेगा, मतलब जो कैरेक्टर आया वही रहेगा। तो ये इफ एल्स करके हम लोग रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो देखना अभी रिप्लेस का और भी तुम्हारे पास आते रहेगा। अच्छा, ये अब हम लोग का काउंट, मतलब इसमें तुमको रिप्लेस का और प्रोग्राम देखने को मिलेगा। अभी हम लोग क्या करना है कि काउंट करना है कि लेटर और डिजिट। ठीक है, अगर लेटर या डिजिट है तो उसका काउंट कर देना है हम लोग को, और हम लोग को स्पेशल कैरेक्टर्स बताना है। तो अगर लेटर या डिजिट नहीं है तो वो स्पेशल कैरेक्टर्स है। जैसे कि मानो हम ये लाइन एंटर की, यू नो कॉमा 2 + 2 = 4, तो इसमें कुछ कुछ डिजिट्स है, जैसे कि 2 डिजिट है, 2 डिजिट है और 4, ये 3 डिजिट हो गया। फिर तुम्हारा लेटर्स कौन कौन हो गया, तो ABCD जो भी है, YOU 3 और 4 9 है, फर्क
3 और 4 7 तो तुम्हारा क्या है, लेटर है। तो कुल मिला के लेटर और डिजिट 10 हो गया है ना, चाहे लेटर है चाहे डिजिट है तो 10 हो गया। और उसके अलावा जितना भी है, जैसे कि ये कॉमा, ये तुम्हारा 2 ठो स्पेस बार, और ये प्लस और ये इक्वल टू, जो कि 5 हो गया कुल मिला के। तो वो तुम्हारा क्या हो गया, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गया। तो हम क्या किए कि सबसे पहले हम लेटर और डिजिट का संख्या काउंट कर लिए, वो भी काउंट प्लस प्लस करके। ये फंक्शन होता है इस लेटर और डिजिट कैरेक्टर का फंक्शन देख लेना। और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, एस डॉट लेंथ माइनस काउंट, मतलब जो लेटर और डिजिट नहीं है उसके अलावा जो भी है वो तो स्पेशल कैरेक्टर्स के, तो एस डॉट लेंथ माइनस काउंट करती हैं। तो ये लॉजिक तुमको समझ आ रहा होगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। अब हम लोग आते हैं अगला प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं हम लोग, इस प्रोग्राम में अगर वो एक वॉवल है तो उसको नेक्स्ट चीज़ से रिप्लेस करना। जैसे कि ए के बाद क्या आता है, बी आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, आई के बाद क्या आता है, जे आता है। तो अगर आपको कहीं पे भी एक वॉवल मिल रहा है तो आपको उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उसके जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है उससे रिप्लेस कर देना है। तो इसमें भी तुमको कुछ नहीं करना है, एक S1 स्ट्रिंग रिप्लेस वाला आ गया, तो इफ़ और एल्स और S1 इज इक्वल टू S1 प्लस करके जैसे हम लोग इसमें किए थे, ठीक है, लगभग वही काम करना है। इसमें S1 इज इक्वल टू S1 प्लस कैर CH+1 है ना। ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक आगे बढ़ना रहता है ना, तो उसके लिए तुम समझ जाओ ये तरीका है, ठीक है। कैर और फिर जो CH जो कैरेक्टर आया है +1 करके ब्रैकेट में, और फिर इधर वापस से कैर लगा दोगे। जब अगर सिर्फ इतना ये कैर नहीं लगाओगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक ब्रैकेट में कैर लगाना और फिर CH+1, इससे क्या होगा, नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर आ जाएगा। और फिर एल्स S1 इज इक्वल टू S1 प्लस CH, ये बहुत ज़रूरी है। इफ एल्स कंडीशन ही लगता है रिप्लेस के केस में, तो ऐसे लगा देना तो तुम्हारा प्रोग्राम हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नहीं कर रहे हैं, मतलब जो कैरेक्टर उसके जस्ट, जैसे ए के बाद जब में क्या आया था, बी, तो इसलिए उसको बी से रिप्लेस किए। और अगर वी में देखो तो वी के बाद ई के बाद क्या आ रहा है, तो स्पेस बार आ रहा है, तो ई को रिप्लेस करेंगे, जब वॉवेल है उसको रिप्लेस करेंगे, उसके बाद जो कैरेक्टर आ रहा है तो स्पेस बार से रिप्लेस कर दिए। फिर इस केस में भी ये ई वॉवेल था, तो इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है, इसलिए इस बार जो इस वॉवेल है उसको टी से रिप्लेस करेंगे। तो उस केस में तुम क्या करोगे, तो S1 इज इक्वल टू S1, अगर इफ कंडीशन ये सच होता है तो S1 इज इक्वल टू S1 प्लस S डॉट कैरेट I+1, ठीक है। और एल्स S1 इज इक्वल टू S1 प्लस CH। और इस केस में एक और काम कर लेना कि S इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे तुम कर लेना S इज इक्वल टू S प्लस और एक स्पेस बार और ऐड कर देना, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो यही करना तुम, S1 इज इक्वल टू S1 प्लस एक स्पेस बार ऐड कर देना। तो तुम्हारा प्रोग्राम ये पूरी तरीके से सही है, और लॉजिक तुम समझो थोड़ा, है ना, कि क्यों कर रहे हैं। एस डॉट कैरेट I+1, और इधर हम लोग कैर CH+1 किए थे, ये हम लोग अल्फ़ाबेटिकल, और ये जो ASCII कोड है ना उसका एक बढ़ा देगा, एक ASCII कोड बढ़ा देगा, तो उसको वापस से कैर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इस टाइप का कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो ये फ्रीक्वेंसी वाला प्रोग्राम तुम जोन देख रहे हो। और इसमें एक और प्रोग्राम हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लेटर और डिजिट। तो अगर हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर लेटर या डिजिट है तभी आपको उसको रखना है, अगर स्पेशल कैरेक्टर है तो सारा स्पेशल कैरेक्टर्स को हटा देना, मतलब एक लाइन में जितना भी स्पेशल कैरेक्टर्स को हटा दीजिए, और अगर लेटर और डिजिट है तो उसको रहने दीजिए। उस केस में क्या करना है, तुमको एल्स पार्ट हटा देना है। अगर कैरेक्टर इज लेटर और डिजिट तब तो S1 इज इक्वल टू S1 प्लस CH, और एल्स में कुछ करना ही नहीं है, मतलब फिर कुछ करना ही नहीं है, उसको हटा ही देना ना कम्प्लीटली। तो अगर तुमको करना भी है तो ऐसे कर सकते हो कि भाई एल्स S1 इज इक्वल टू S1 प्लस नथिंग, है ना। तो नथिंग में तो ऐसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन ज़रूरत ही नहीं है करने का, इसको कुछ भी नहीं करते, एल्स वाला पार्ट लिखते ही नहीं तो भी काम हो जाता। तो ये तुमको जो चीज़ दिख रहा है, तो स्पेशल कैरेक्टर जितना भी स्पेस बार था वो हट जा रहा है, और कॉमा वॉमा भी लिखते तो भी वो भी हट जाता। यही लॉजिक है, ये तुम देख लिए। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कौन से जोन में, ये 2 ठो और देख लेते हैं। ये जो कैरेक्टर का केस रिवर्स होता है, तो इसमें क्या है, इनपुट कोडिंग इन रांची 1 2 3, तो तुम्हारा आउटपुट ये इनपुट हो गया, तो इनपुट हम लोग का ये था कोडिंग इन रांची 1 2 3, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, कोडिंग इन रांची 1 2 3। बट देखो जितना भी जो अल्फ़ाबेट्स है उसका जो अगर कैपिटल था तो वो स्मॉल हो गया, स्मॉल था तो वो कैपिटल हो गया। तो ये जो चीज़ है वो तुम्हारा कैसे होगा, तो S1 इक्वल टू ब्लैंक करना, और उसके बाद फॉर लूप चलाना, एक एक कैरेक्टर आता जाएगा। और फिर इफ़ ऐसे है, ठीक है, स्मॉल ए और स्मॉल जेड के बीच में है, या फिर तुम यहाँ पे लिख सकते थे इफ़ कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, तो S1 इज इक्वल टू S1 प्लस कैरेक्टर डॉट टू अपर केस और CH। और अगर एल्सिफ है ना, इसमें इफ़ एल्सिफ एल्स का यूज़ होगा, क्योंकि अगर ये है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर स्मॉल में है तो आपको उसको अपर केस में बदलना पड़ेगा,
अगर वो अपर केस में मतलब सी एच का वैल्यू मोर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू जेड है तो आपको उसको लोअर केस में करना पड़ेगा, और नहीं तो आपको S1 इज इक्वल टू S1 प्लस सी एच करना पड़ेगा। ये कंडीशन है तुम्हारा जैसे स्पेस बार हो गया, तो वो ना लोअर केस में ना अपर केस में, क्योंकि वो डिजिट ही नहीं है। प्लस 1 2 3 भी ना लोअर केस में ना अपर केस में, तो उसके लिए तुमको ये एल्स कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है वो तुमको समझ आ गया होगा, ये भी एक रिवर्स का टाइप ही होता है जिसमें केस को रिवर्स किया जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। अब तुमको अगर एक फ्रीक्वेंसी निकालना है, जैसे फ्रीक्वेंसी निकालना है कोई वर्ड का या फिर है ना, फ्रीक्वेंसी कोई वर्ड का अगर निकालना है या कोई कैरेक्टर का निकालना है, तो हम कैसे कर, देखो इसमें कर क्या रहे हैं पता नहीं। इंट काउंट एस इक्वल टू रिप्लेस एट द रेट को हम इससे रिप्लेस किए, फिर ए को, हाँ अच्छा इसमें ये निकाल रहा है ना कि कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि ए से बिगिन करता है। ये निकालने के लिए तुम्हारे पास एक तरीका तो हम बता चुके थे वर्ड एक्सट्रैक्ट के थ्रू, और ये प्रोग्राम भी वही काम करेगा। इसमें हम कर क्या रहे हैं कि सबसे पहले वो जो लाइन है ना, उस एस वो लाइन है जो कि यूज़र एंटर किया, उसमें हम एट द रेट जहाँ पे भी आ रहा है, उस लाइन में जो यूज़र एंटर किया उसमें एट द रेट जहाँ पे भी आ रहा है उसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं डबल को, मतलब कुछ भी नहीं है ना, ख़त्म कर दे रहे हैं उसको, जहाँ जहाँ एट द रेट आ रहा है उसको डिलीट कर दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे भी स्पेस बार के बाद ए आ रहा है, मतलब जो भी वर्ड ए से बिगिन करेगा तो एक स्पेस बार होगा और उसके बाद ही ए आ रहा होगा। तो इसलिए उस एक स्पेस बार के बाद अगर ए आ रहा है तभी वो बिगिन कर रहा है, तो उसको हम एट द रेट से कर दे रहे हैं। और स्पेस बार के बाद कैपिटल ए आ रहा है, मतलब वो भी कहीं ना कहीं एक वर्ड है जो कि ए से बिगिन हो रहा है, तो इस कैपिटल ए के बाद स्पेस बार के बाद अगर कैपिटल ए आ रहा है तो उसको भी हम फिर एट द रेट से कर दे रहे हैं। एट द रेट शुरू में तो हम खत्म कर दिए, मतलब अगर सेंटेंस में यूजर कोई एट द रेट एंटर किया होगा तो उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिए। उसके बाद जहाँ जहाँ कैपिटल ए से बिगिन हो रहा होगा या स्मॉल ए से बिगिन हो रहा होगा उन सब इंस्टेंसेस में हम क्या किए, एट द रेट वहाँ पे एट द रेट डाल दिए, और उसके बाद क्या किए एट द रेट का ही फ्रीक्वेंसी, मतलब एट द रेट कितना बार आ रहा है वो कैलकुलेट कर दिए। जैसे कि हम लोग स्पेस बार और कोई भी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का इतना प्रोग्राम देखे थे, तो उस तरीके से हम ये वाला प्रोग्राम किए हैं। तो उसके लिए ये 3 स्टेटमेंट्स हम लगाए, रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस, और उसके बाद ये काम किया। तो ये तुमको है नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद ए और ये काउंट हो गया। तो ये थोड़ा आसान, मतलब फॉर लूप में थोड़ा काम कम करना पड़ा, बट वर्ड एक्सट्रैक्शन के थ्रू इसको करोगे तो भी उतना ही अच्छा है, और वो बहुत ही अच्छा लॉजिक है वर्ड एक्सट्रैक्शन वाला जो हम लोग देखे थे। तो ये 2 जोनों में कर चुके हैं। हम लोग आते हैं थोड़ा स्ट्रिंग इफ, है ना। तो इसमें क्या है, जैसा कि तुम्हारा स्पेसिफिक पेपर में तुमको देखने को मिला था कि 2 स्ट्रिंग लेना है, S1 और S2 दोनों को अपर केस में कर दिए, है ना, S1 और S2 को अपर केस में कर दिए। और अगर दोनों इक्वल है तो आप प्रिंट कर दीजिए, है ना। इफ़ इक्वल है तो सिस्टम बोथ आर इक्वल, और नहीं तो प्रिंट कर दीजिए कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। तो ये इफ़ कंडीशन बहुत आसान है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर लेंथ, जिसका लेंथ ज़्यादा है, बाय द वे 2 स्ट्रिंग एंटर यूज़र किया और लेंथ इक्वल नहीं है, तो फिर जिसका लेंथ ज़्यादा है उसको आप प्रिंट कर दीजिए। तो फिर ये तो इफ एल्स कंडीशन यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं लेंथ। तो यहाँ पे इफ S1 डॉट लेंथ, जिसका लेंथ ज़्यादा है उसको प्रिंट करना है। तो अगर ये सच है कि S1 का लेंथ ज़्यादा है तो S1 को प्रिंट कर दीजिए। एल्स इफ अगर S2 का लेंथ ज़्यादा है तो S2 को प्रिंट कर दीजिए। और नहीं, दोनों का लेंथ भी सेम है, जैसे कि इन केस वर्ड और यश, है ना, तो WORD और YASH, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, इन लोग का लेंथ सेम है, 4 ही है, लेकिन दोनों इक्वल तो है नहीं। तो उस केस में एल्स क्या करना पड़ेगा कि बोथ स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है, आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, आर ऑफ इक्वल लेंथ, है ना। वर्ड और यश दोनों सेम लेंथ का है, तो आपको बोला गया था जो बड़ा लेंथ है उसको प्रिंट कर देना, लेकिन दोनों का लेंथ सेम है और दोनों इक्वल भी नहीं है, तो फिर आपको प्रिंट करना पड़ेगा बोथ स्ट्रिंग्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये प्रोग्राम तुमको स्पेसिफिक पेपर में पूछा था, इसलिए हमने इफ एल्स वाला पार्ट को दिखा, मतलब इफ एल्स टाइप का प्रोग्राम पूछ सकते हैं, बहुत ही आसान है। अच्छा, अब कुछ हम लोग देख लेते हैं यूनिक वर्ड। ठीक है, यूनिक वर्ड में क्या होता है कि वो वर्ड जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे कि यश जो है एक यूनिक वर्ड है क्योंकि इसमें कोई भी जो अल्फ़ाबेट है ना वो रिपीट नहीं कर रहा है। लेकिन विविड में देखो वी जो है वो रिपीट कर रहा है, आई भी रिपीट कर रहा है, सन्नी में देखो एन जो है वो रिपीट कर रहा है, नरेंद्र में देखो ए रिपीट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये सब जो यूनिक वर्ड है, ये सारा जो कोडिंग इन, रांची, शिवा, ये सब जो है वो यूनिक वर्ड है क्योंकि इसमें कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है तुम्हारा, एक ही बार, जितना भी अल्फ़ाबेट आ रहा है वो एक ही बार आ रहा है। तो देखो ये बाबूलाल है, इसमें बी और बी जो है वो 2 बार आ रहा है, तो ये एक यूनिक वर्ड नहीं है। एल एल भी 2 बार आ रहा है, बट यश जो है वो एक यूनिक वर्ड हो गया। ठीक है, कोडिंग यूनिक वर्ड हो गया। तो इसका लॉजिक तुम कैसे लगाओगे, तो इसका लॉजिक और तुम्हारा एक और इस टाइप का प्रोग्राम पूछता है। इसमें क्या करता है कि जितना भी अगर उसका उसी वर्ड उसी अल्फ़ाबेट का एक और इंस्टेंस आ रहा है तो उसको डिलीट कर दीजिए, मतलब जो
SHRA श्रद्धा कपूर लिखा हुआ, ठीक है, तो A SHRA अभी तक कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, ठीक है, D तक भी कुछ रिपीट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही H आया तो ये H तो ऑलरेडी पहले भी आ चुका था, इसलिए क्या किया हम लोग, H नहीं लिखे, ठीक है, मतलब एक ही बार उस अल्फ़ाबेट को लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। और हो सकता है इस पर अपर केस और लोअर केस में पहले कर दिया जाए, तो उसी टाइप से हम लोग किए। तो इसमें जो लॉजिक लगता है वो क्या है कि हम लोग फॉर वही वाला मतलब S को अपर केस में किए, और फिर हम लोग क्या करते हैं ना, एक स्ट्रिंग में उसको स्टोर कर लेते हैं, एक नया स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, और जो भी यूज़र एंटर किया है सेम चीज़ को उस SN में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, अपर केस में बदलने के बाद। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक करके कैरेक्टर आते जा रहा है, और फिर ये जो चीज़ है ना, SN इज इक्वल टू SN डॉट सबस्ट्रिंग 0, i+1 प्लस SN डॉट सबस्ट्रिंग i+1 के बाद जो कैरेक्टर आया, और फिर उसको रिप्लेस कर रहे हैं, उस CH को रिप्लेस कर दे रहे हैं डबल कोट से। मतलब हम कर क्या रहे हैं कि S आया, H जैसे ही आया तो SH, और फिर H अगर आगे आया है तो उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं। अगर H कहीं पे भी आगे आया है, S डॉट सबस्ट्रिंग किए यहाँ तक, SH तक, और उसके बाद किए S डॉट सबस्ट्रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक, दो पार्ट में तोड़े। और अभी क्योंकि मेरे पास एक कैरेक्टर H आ चुका है, इसलिए आगे का जितना भी कैरेक्टर्स है, आएगा जो भी वर्ड बचा उसमें H को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं ब्लैंक से। तो क्योंकि यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग और यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग हो सकता था, इसलिए इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या किए, जो कैरेक्टर है तो CH प्लस डबल कोट्स डाल दिए, तो ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है ना, क्योंकि कैरेक्टर प्लस स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग होता है, और फिर उसको ऐसे डबल कोट्स कर दे रहे हैं। तो ये लॉजिक को तुम समझो कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर कोई कैरेक्टर मेरे पास आ रहा है तो उस कैरेक्टर तक वाला स्ट्रिंग S डॉट सबस्ट्रिंग 0, तक उसको लिए, और फिर आगे क्या किए, जो अगला हिस्सा बचा, जैसे SH के केस में अभी H आया था मेरे पास, तो H अभी नया आया है तो SH लिखे, और फिर इधर आगे का जो ये एक टुकड़ा हो गया हमारा स्ट्रिंग का, तो दूसरा टुकड़ा ये हो गया, और इस टुकड़ा में हम जितना भी H था उसको डिलीट कर दिए। फिर अगले बार मेरे पास R आएगा तो हम SHR रखेंगे, एक टुकड़ा करेंगे, दूसरा टुकड़ा ये करेंगे, और इस टुकड़ा में जो चीज़ है उसको रखेंगे R को, और इस टुकड़ा का जितना भी R है उसको डिलीट कर देंगे, और मेरा जो चीज़ है वो अपडेट होते जा रहा है, और उस तरीके से हम इसको करते जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो जो अल्फ़ाबेट है वो एक ही बार हो सकता है, दोबारा प्रिंट नहीं हो सकता। और यूनिक वर्ड में वही लॉजिक लगा रहे हैं कि अगर दोनों का लेंथ सेम है ना, जो ये काम करने के बाद अगर ये जो चीज़ आ रहा है, ठीक है, और ये जो चीज़ है, उन दोनों का अगर लेंथ सेम है तो वो एक यूनिक वर्ड है, ठीक है, मतलब उस पर हर अल्फ़ाबेट एक ही बार एग्जिस्ट किया होगा। तो वही लॉजिक इसमें लगा रहे हैं। तो ये चीज़ अगर तुमको समझ में आता है ना, ड्राई रन करके समझ जाते हो, ये जो लाइन है SN इज इक्वल टू SN प्लस SN डॉट सबस्ट्रिंग 0, i+1 प्लस सबस्ट्रिंग i+1 डॉट रिप्लेस CH प्लस, ये अगर लाइन तुमको समझ आता है वाई ड्राई रन, देन इट्स वेल एंड गुड। नहीं समझ आता है तो इसको कोशिश करो याद कर लेने का, ताकि तुम्हारा जो चीज़ है यूनिक वर्ड वाला अगर आ जाए तो तुम इसको कर दो। एंड में तुमको ये करना पड़ता है कि अगर S का लेंथ और SN का लेंथ इक्वल है तब तो यूनिक वर्ड है, नहीं तो वो यूनिक वर्ड नहीं है, ठीक है। तो लॉजिक वही है, चीज़ को समझने का कोशिश करना। अब हम लोग आते हैं यूनिक 3 में। इसमें क्या है कि हम जो डुप्लीकेट कैरेक्टर्स है, मतलब मिसिसिपी एक वर्ड है, इसमें अगर इसको यूनिक वर्ड वाले लॉजिक में करें, मतलब सिर्फ उसका कैरेक्टर्स एक ही बार को प्रिंट करना है, तो MISIP जैसा कि कर चुके थे। और एक और हो सकता है कि वही कैरेक्टर्स को प्रिंट कीजिए दो जो एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, I और S को ही प्रिंट करेंगे कि देखो I जो है वो कई बार आ रहा है, और S भी जो है कई बार आ रहा है, तो उसको प्रिंट करना है। तो उसके लिए देख लो लॉजिक किस तरीके से जाएगा, है ना। ये दो लाइन और ऐड हो गया तुम्हारे पास, लेकिन ये लाइन इस लाइन से पहले होना चाहिए, ठीक है। इस लाइन से पहले हो या बाद में हो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो आई थिंक पहले ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं पहले बाद कभी भी हो सकता है। तो ये दो लाइन तुम्हारा फॉर लूप के अंदर और आ जाएगा, तो जो DD होगा उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, डुप्लीकेट वाला। तो ये लॉजिक भी तुम देख सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं पैटर्न वाले प्रोग्राम्स, है ना। तो पैटर्न वाले प्रोग्राम्स तुम देख सकते हो यहाँ से, बहुत ही ईजी होता है, सबस्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ किया जाता है और हर तरीके का हो जाता है। बस यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंटलन के बाद यहाँ पे अंतर होता है, बाकी ये फॉर लूप यही रहेगा। और बस ये SOPM के अंदर S डॉट सबस्ट्रिंग एक बार I कर दिए हम लोग, है ना, I कर दिए। फिर अगले बार देखना हम लोग क्या करेंगे, अगले बार हम लोग करेंगे S डॉट, है ना। अगर इस टाइप का पैटर्न प्रिंट करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो लॉजिक S डॉट ड्राई रन करना है ना, I इक्वल टू 0 पे, I इक्वल टू 1 पे, और उसको करते हुए समझना कि इस केस में ये, मतलब देखो सबस्ट्रिंग फंक्शन के अंदर जो चीज़ है ये दो,
उसी में अंतर आ रहा है तुम्हारा। चारों पैटर्न प्रोग्राम में 4 टाइप का ही पैटर्न हम लोग को अक्सर पूछता है, यही पूछ सकता है बोर्ड्स में। तो तुम बस ये देख लो कि एजरेट सबस्ट्रिंग के अंदर क्या क्या आता है और ड्राई रन करके देखो, समझने की कोशिश करो इसको, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है, तो इसको देख लेना। चांसेस इसका थोड़ा कम है आने का, बट अगर आ गया तो बहुत ही आसान चीज़ है ये। फिर ये तुम्हारा है कि भाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो इसका भी चांस कम है, बट तुम इसका कोड देख सकते हो। इसमें क्या होता है, नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ होता है। हमको थोड़ा इसका चांस कम लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन है उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। बस 2 फॉर लूप लगाना है। पहला फॉर लूप जो होगा वो A to Z भागेगा, और दूसरा फॉर लूप जो तुम्हारा जनरल फॉर लूप होता है वो होगा। और फिर उसके बाद देखो ये इफ्स है ना, किस टाइप से हम उसको कर रहे हैं, तो इसको देख लेना कि भाई अगर वो A के बराबर है, फिर B के बराबर है, फिर C के बराबर है, तो उसको प्रिंट कर दीजिए। यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या हो जा रहा है देखो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जा रहा है। जैसे मैथमेटिक्स अगर सिर्फ एक वर्ड भी करना है और उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब A B C उस टाइप से अरेंज हो जा रहा है। देख सकते हो M बाद में आ रहा है, फिर MNOPQRSTU है ना, उस टाइप से अरेंज हो जा रहा है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक वर्ड को अरेंज करना। और इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें हम लोग हर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। तो इसमें भी देखो ये डबल फॉर लूप लगेगा, ये भी सेम होगा। तुमको अंतर देखो यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, इस जगह पे देखने को मिला, यहाँ पे ये, इस जगह पे देखने को तुमको यहाँ पे मिला ये। और फिर एक तुमको फॉर लूप के एक गेट बंद होने के बाद यहाँ पे SOPLN और काउंट इक्वल टू 0, तो इस टाइप से है ना, काउंटर वेरिएबल हम लोग काउंट इक्वल टू 0 लिया था इसमें। तो PDF में भी देखना ये किस टाइप से है, बहुत ही आसान चीज़ है, कोई ज़्यादा लॉजिक बहुत टिपिकल नहीं है, बट देख के समझने की कोशिश करना। एक एक करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये रन कर रहा है, और फिर ये हर एक कैरेक्टर को देख रहा है कि भाई वो A है या नहीं। फिर अगले बार जब ये फॉर लूप रन करेगा तो B एलिमेंट छोड़ेगा, और ये फॉर लूप हर एलिमेंट में अपना जो हर सेंटेंस का हर एक कैरेक्टर में दिखेगा कि B कहाँ कहाँ पे है, और उस तरीके से वो करेगा। और फिर यहाँ पे बस इस प्रोग्राम में बस ये अंतर है, ये वाला जो प्रोग्राम है उसमें और इस वाले प्रोग्राम में ये अंतर है कि जिसमें यहाँ एक इफ़ कंडीशन लगा दे रहे हैं, इस लाइन की जगह यहाँ पे चेंजेस होगा कि अगर इफ़ काउंट इज मोर देन 0 तभी प्रिंट कर रहे हैं, नहीं तो नहीं प्रिंट कर रहे हैं। मतलब एक ये लाइन ऐड हो रहा है तुम्हारा, बस इफ़ वाला कंडीशन ऐड हो रहा है इस जगह पर, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है। सिस्टम डॉट प्रिंट से पहले इफ़ कंडीशन ऐड कर देंगे तो क्या होगा, वही वाला प्रिंट होगा, वही कैरेक्टर्स प्रिंट होगा जिसका वैल्यू 0 से ज़्यादा है, और कुछ नहीं। तो इन सब का हमको थोड़ा चांस कम लग रहा है। अच्छा, एक फाइल हैंडलर तुम्हारा आ सकता है, ठीक है। मतलब अगर आपको एक देखो एंटर लाइन करने में, मतलब एक पाथ एंटर होगा, है ना, जैसा कि हम लोग का कंप्यूटर में स्टोर होता है, और फिर तुमको प्रिंट करना है कि ड्राइव कौन सा है, फोल्डर कौन सा है, फाइल कौन सा है, डेटा कौन सा है, और एक्सटेंशन कौन सा है। तो बाय द वे तुम DCIM पिक्चर्स वाले फाइल है ना, तुम्हारा C ड्राइव में फोल्डर DCIM है, फाइल पिक्चर्स है, डेटा तुम्हारा जो भी है नाम वो बिलोवेड है, और एक्सटेंशन उस डेटा का PNG फॉर्मेट में है। तो तुमको फिर ये आउटपुट हमें इस तरीके से देना पड़ेगा, है ना, ड्राइव और ये सब करके। तो इसका तुम आउटपुट देख सकते हो। इसमें क्या है ना, एक फंक्शन का अगर यूज़ करोगे तो ये एक फंक्शन हम बनाएं, इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन को समझो। इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, हम एक स्ट्रिंग S भेजते हैं और एक कैरेक्टर जिसका हमको इंडेक्स नंबर पता करना है, एक स्ट्रिंग S, और उसका कौन सा इंडेक्स नंबर, मतलब फर्स्ट इंडेक्स नंबर पता करना है, सेकंड इंडेक्स नंबर पता करना है, कि थर्ड इंडेक्स नंबर पता करना है। जैसे कि इसमें अगर हमको इसका इंडेक्स नंबर पता करना है इसका, तो अगर हम 1 एंटर करके भेजते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग ये वाला स्ट्रिंग हमेशा हम ये भेजेंगे पूरी। फिर कैरेक्टर हम बाय द वे मानो भेजे ये वाला, और फिर एक नंबर भी भेजेंगे कि इसका कौन सा इंस्टेंस, तो ये तो पहला इंस्टेंस है ना इसका, तो अगर हम 1 लिख के भेजेंगे तो ये इसका इंडेक्स नंबर बताएगा। अगर हम स्ट्रिंग पूरा भेजे हैं, कैरेक्टर यही भेजे हैं, लेकिन नंबर जो डाले हैं वो 2 डाल दिए हैं, तो हमको इसका इंडेक्स नंबर बताएगा। और बाय द वे नंबर ये 3 डाल दिए हैं, तो हमको इसका इंस्टेंस बताएगा कि थर्ड टाइम कब एग्जिस्ट कर रहा है, थर्ड टाइम इस लाइन में कब आ रहा है। तो वो एक फंक्शन हम लिखे हैं, और इसकी मदद से, इस फंक्शन की मदद से क्या है, तुम्हारे लिए ये चीज़ बहुत आसान हो जाता है। मतलब सीधा ये एंटर लाइन लो और फिर सिर्फ SOPLN सिस्टम ऑर्डर प्रिंटलन ही करना है उस इंडेक्स फंक्शन की मदद से। और लॉजिक किस तरीके से लगाएं, एसोट सबस्ट्रिंग के थ्रू लगाएं, तो वो किस तरीके से लगाएं वो तुम देख लो, है ना। यहाँ पे तुमको दिख रहा है, इंडेक्स फंक्शन भी दिख रहा है, और ये सब कुछ दिख रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लो और समझने की कोशिश करो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि शायद आ सकता है ना, मतलब थोड़ा सा अच्छा प्रोग्राम है, बट और इसको आसानी से भी कर सकते हो, है ना। हो सकता है तुम इंडेक्स फंक्शन का यूज़ नहीं करो, बट तुमको एक इतना आसान चीज़ दे दे
कि तुम सबस्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ और इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज़, है ना। एक फंक्शन तुम खुद से इंडेक्स क्रिएट मत करो, रादर तुम इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज़ करके भी वो काम कर सकते हो। अगर तुमको इतना बहुत आसान चीज़ दे दिया गया ना, तो तुम इंडेक्स ऑफ या लास्ट इंडेक्स ऑफ इन सब फंक्शन का ये यूज़ करके तुम ये जो काम हम कर रहे हैं वो कर सकते हो, उसके एस ओ पी एल करते हुए। तो वो दिमाग तुमको वहाँ पे लगाना पड़ेगा, और इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन से खेलना तुमको आना चाहिए, अगर तुमको आसान दे दिया तो। और अगर तुमको आसान ही देगा, तुमको डिफिकल्ट नहीं देगा, तो उस केस में तुम मुझसे खेलने की कोशिश करना। और ऐसे अगर ये फंक्शन याद कर लोगे तो कितना भी डिफिकल्ट टाइप का इस टाइप का प्रोग्राम दे दे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और इस फंक्शन को समझ लो, याद कर लो, जो करना कर सकते हो। तो यही था स्ट्रिंग का, हम लगभग सारा चीज़ तुम्हारे सामने कवर कर दिए हैं, जितना भी प्रोग्राम्स हो सकता था कवर कर दिए हैं। अब चलो हम लोग चलते हैं एरेज वाले में, ठीक है। एरेज वाले में चलते हैं हम लोग। एरेज में तुम्हारा क्या है कि सम, प्रोडक्ट, मैक्स, मिन, ये सब निकालना, फिर मैक्स का पोजीशन निकालना। तो देखो एरे में सबसे अच्छा काम तुम ये कर सकते हो ना कि इंट एन इक्वल, मतलब जो एंट्री लेना है, तो स्कैनर क्लास से एंट्री लेना है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, नाम, जो एरे का नाम दे रहे हैं वो NAM दे रहे हैं, ठीक है। NAM, हम एरे का नाम, तुम A भी दे सकते हो, B भी दे सकते हो, लेकिन हम NAM दे रहे हैं। और इंटीजर एरे हमको करना था और उसका सम निकालना था सारे एलिमेंट्स का, 10 नंबर जो साइज़ है वो यहाँ पे डाल रहे हैं, इंट n इक्वल टू 10। तो ये जो चीज़ है वो तुम याद कर सकते हो कि भाई हम लोग हमेशा अपना प्रोग्राम में यही करेंगे। अलग अलग टीचर अलग अलग फॉर्मेट देते हैं, लेकिन हमको ये फॉर्मेट अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि इस बार जो एक प्रोग्राम पूछा था कि भाई n का वैल्यू जो है वो यूज़र एंटर करेगा, मतलब n का वैल्यू होना चाहिए, यूज़र एंटर करेगा ये नहीं पूछा था। अगर यूज़र एंटर करेगा तो इस n को भी तुमको स्कैनर क्लास में करना पड़ेगा, बट मतलब n जो साइज़ है ना वो n होना चाहिए। तो साइज़ हम n रखे हैं। एक प्रोग्राम जो स्पेसिफिक पेपर में आया था उसमें साइज़ n रखने को बोला गया था, और n को आप चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए हम इस टाइप से किए। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक फिर ये एरे पूरी तरीके से एंट्री ले रहे हैं यूज़र से, ठीक है। नाम एट इक्वल टू ऐसे डॉट नेक्स्ट इंट की इंटीजर लेना है तो नेक्स्ट इंट का यूज़ होता है, और फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस नाम एट आई। तो इस टाइप से तुम्हारा फॉर लूप एक जो रन कर रहा है, और तुम्हारा एक एक करके जो एलिमेंट है वो सम का इनिशियल वैल्यू 0 ये रहेगा। मतलब तुम्हारा ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये स्टेटमेंट्स वो तुमको हर प्रोग्राम में देखने को मिलेगा लगभग इतना जो पार्ट है, क्योंकि हमको एक एरे एंटर करना है, n साइज n रहेगा। तो ये जो चीज़ है वो तो तुम्हारा हर प्रोग्राम में देखने को मिलेगा, एरे के हर प्रोग्राम में तुमको इतना पार्ट देखने को मिलेगा। लॉजिक तो ये याद करने वाला पार्ट भी सोच सकते हो कि ये तो भाई हमको लिखना ही है, लेकिन अगर इंट है तो इंट लिखना है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिखना है, फ्लोट है तो फ्लोट लिखना है, डबल है तो डबल लिखना है। और अगर इंट है तो नेक्स्ट इंट का यूज़ कर रहे हो, है ना। अगर स्ट्रिंग है तो नेक्स्ट फंक्शन का या नेक्स्ट लाइन फंक्शन का यूज़ करोगे इस जगह पे। लेकिन इतना पार्ट जो है वो लगभग कॉमन चीज़ है, तो ये तो पक्का है लिखना ही। उसके बाद क्या है, इतना सा तुम्हारा लॉजिक है कि भाई सम का वैल्यू हम शुरू में 0 रख दिए, और क्योंकि एरे से काम करना है तो ये फॉर लूप भी अक्सर चलेगा, है ना। तो सम का वैल्यू 0 इसलिए रखें क्योंकि सम का वैल्यू शुरू में 0 करेंगे और सम का वैल्यू एक करके बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे एक एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे। तो सम का वैल्यू इज इक्वल टू सम का पुराना वैल्यू प्लस एक नया जो एलिमेंट आया है। तो एक एक करके एलिमेंट इस फॉर लूप के कारण आता जाएगा, जो 10 एलिमेंट है एक एक करके आता जाएगा। तो ये बस छोटा सा ही प्रोग्राम है, बहुत छोटा सा लॉजिक है सम निकालने का, बट पूछ सकता है। अगर तुमको पूछे सिर्फ इवन नंबर्स का सम निकालना है, ऑड नंबर्स का, तो वो सब भी आगे आएगा। अच्छा, अब इसमें देखो ये वाला पार्ट तो लगभग सेम ही है, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। उसके बाद तुम्हारा बस अब सम के जगह यहाँ इंट p इक्वल टू 1। अगर प्रोडक्ट निकालना है तो इनिशियल वैल्यू प्रोडक्ट का 1 होता है, तो p इक्वल टू 1। और फिर फॉर लूप के अंदर हम लोग क्या किए, p इक्वल टू p इंटू नाम हटाई। और फॉर लूप 1 होने के बाद हम लोग सम और प्रोडक्ट और प्रिंट करेंगे, ये तो ऑब्वियस है, ये सारा निकाल लेंगे, ये निकालने का काम हो रहा है फॉर लूप के अंदर, और प्रिंट तो बाद में ही होगा। तो देखो इसमें अंतर कहाँ पे आया, मतलब यहाँ पे ये लिखे, यहाँ सम इज इक्वल टू सम प्लस नाम एट आई लिखे, और यहाँ p इक्वल टू p इंटू नाम एट आई लिखे। कोई खास अंतर तो आया नहीं। नाम हम लोग दिए NAM दिए थे हम लोग नाम अपने एरे का। अच्छा, मैक्स निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें भी देख लो तुम, यहाँ से लेके यहाँ तक का चीज़ तो सेम ही है, जो कि इसमें था, प्रोडक्ट वाले केस में था और सम वाले केस में था, तो वो एकदम सेम है। उसके बाद तुम्हारा अंतर आता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैक्स का वैल्यू नाम एट 0 दे देते हैं। तो मैक्सिमम में हम लोग शुरुआत वाले को मान लेते हैं, जो शुरुआत एलिमेंट यूजर, शुरू वाला एलिमेंट यूजर डाला उसको मान लेते हैं कि चलो वही मैक्स है। और उसके बाद फिर एक लॉजिक लगाते हैं, इफ वाला लॉजिक,
कि भाई अगर उससे बड़ा एलिमेंट अगर आगे हमको मिलता है तो हम मैक्स का वैल्यू में वो जो बड़ा एलिमेंट मिला है वो स्टोर कर देंगे। इफ़ कोई और एलिमेंट मिलता है नाम टाइम में जो कि मैक्स जो मेरा एलिमेंट है उससे बड़ा है, तो मैक्स का वैल्यू नाम अटाई कर देंगे और ये लूप पूरी तरीके से सारे एलिमेंट के लिए रन करेगा। तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो मैक्स में अपने आप इस ये जो पूरा लॉजिक रन करेगा तो स्टोर अपने आप हो जाएगा मैक्सिमम में, फिर एंड में हम उसको मैक्स में स्टोर हो जाएगा, फिर उसको हम मैक्सिमम करके ऐसे करके प्रिंट करके दिखा देंगे। तो देखो इसमें तुम्हारा लॉजिक इतना सा लगा, कोई खास तो लगा नहीं। और इस इफ़ के अंदर क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ आया है तो तुम चाहो तो इसको और छोटा कर सकते थे, मतलब इतना इतना छोटा हो जाता है प्रोग्राम, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है ये भी, है ना। कंपाइल कर देते हैं दिखा इस तरीके से। अच्छा, अब मिनिमम में भी एकदम एग्जैक्टली जो मैक्स के केस में था वही चीज़ होगा, बस यहाँ पे नाम एट आई इज लेस देन, मतलब मोर देन और लेस देन का फर्क पड़ेगा, है ना। मिन अगर ज़्यादा है ना, कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि मिन से भी कम है तो आपको मिन का वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। और मैक्स के केस में क्या था कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो मैक्स से भी ज़्यादा है, मोर देन मैक्स है, तब आपको मैक्स का वैल्यू में अपडेट करना पड़ेगा। तो ये मिन और मैक्स का हो गया, बहुत आसान था। अब अगर पोजीशन में निकालना है, ठीक है, तब आपको इफ़ में ये डबल गेट्स जो गेट है वो खोलना ही पड़ेगा। और सब कुछ सेम कर रहे हैं, मैक्स इक्वल टू नाम अटाई कर रहे हैं, और फिर एक वेरिएबल ले रहे हैं इंट मैक्स पी, है मैक्स ऑफ पोजीशन, और मैक्स पी इक्वल टू आई, मतलब सेम चीज़ रहेगा, बस ये मैक्स पी इक्वल टू आई और ऐड कर रहे हैं, मतलब पूरा प्रोग्राम सेम है, बस ये एक लाइन और ऐड कर रहे हैं मैक्स और मैक्स पोजीशन के साथ निकालने में। और फिर एंड में एसओपी रन करते समय मैक्स और मैक्स का जो इंडेक्स नंबर है वो प्रिंट कर दे रहे हैं। अच्छा, अगर हमको सब कुछ करना है, मतलब सम प्रोडक्ट ये सब कुछ निकालना है, तो उसके लिए तुम्हारा ये है, ठीक है। उस फॉर लूप के अंदर सम इज इक्वल टू सम प्लस नाम एट आई लिखना था सम के केस में, तो लिख दिए। पी इक्वल टू पी इंटू नाम एट आई लिखना था तो वो भी लिख दिए। सम का वैल्यू 0 रखें, पी का वैल्यू 1 रखें, मैक्स का वैल्यू नाम एट 0 लिखें, मिन का वैल्यू नाम एट 0 रखें, मैक्स पोजिशन 0, मिन पोजिशन 0, ठीक है। और उसके बाद जो काम किए हैं वो इस फॉर लूप के अंदर सभी जो स्टेटमेंट्स, सम में ये लिखे थे सिर्फ, प्रोडक्ट में ये लिखे थे, मैक्स के केस में सिर्फ ये लिखे थे, मिन के केस में सिर्फ ये इतना तक लिखे थे। और इसमें क्या करना है, उस फॉर लूप के अंदर सभी कुछ लिख दे रहे हैं, और फिर एंड में फॉर लूप को बंद करने के बाद प्रिंट भी सभी कुछ करते रहे। तो ये प्रोग्राम अगर तुम देख लो, है ना, तो तुम सभी निकाल दे रहे हो उसमें, मिन मैक्स जितना भी है, सम प्रोडक्ट सब कर दे रहे हो। अब आते हैं हम लोग इसी चीज़ को अगर डबल टाइप में करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सम को हम लोग किए थे इंटीजर टाइप में, तो जहाँ चाहे इंट लिखे थे उस चीज़ को तुमको डबल करना पड़ेगा। देखो ये तो तुमको इंट ही रखना पड़ेगा, जो साइज़ है वो इंट ही रखना पड़ेगा, लेकिन एरे में यहाँ पे डबल, ठीक है। और सम में हम लोग क्या किए थे, इंट यहाँ पे डबल, है ना। इस चीज़ को आपको डबल में बदलना पड़ेगा। फिर आपको डबल में और क्या चीज़ बदलना पड़ेगा, सम का वैल्यू को भी डबल में रखना पड़ेगा, ठीक है। सम को भी आपको डबल में रखना पड़ेगा, डबल सम इक्वल टू 0, और बाकी तो सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरीके से प्रोडक्ट को डबल में करना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना, ये एरे का जो ये डबल में करना पड़ेगा। हाँ, ये जो एंट्री लेते हैं उसमें नेक्स्ट डबल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डबल एंट्री ले रहे हो। और फिर प्रोडक्ट पी इक्वल टू डबल टाइप का लेना पड़ेगा, डबल पी इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पे डबल पी इक्वल टू 1.0 भी लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा लगेगा तुमको देखने में, लगे हाँ ये डबल टाइप का डेटा है। और उसके बाद मैक्स डी और मिन डी भी तुम सोच ही सकते हो कि कैसा होगा, बस मैक्स, है ना, यहाँ पे डबल लिखना है, फिर डबल मैक्स इक्वल टू एन ए एम एट 0, मिन में भी वही देख सकते हो तुम, फिर ऑल हर कुछ, है ना, मिन मैक्स सब कुछ। तो इसमें तुम, हाँ, पोजीशन जो होगा मिन और मैक्स का वो इंटीजर ही होगा, क्योंकि जो इंडेक्स नंबर होता है वो तो तुम्हारा इंटीजर ही होता है, तो पोजीशन नंबर और ये जो साइज़ है वो हमेशा इंटर रहेगा, और बाकी सब जो चीज़ है वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर एंड में ये जो ऑल हर टाइप का है तुम देख सकते हो। अब तुमको क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट, ये सारा जो लॉजिक होगा वो एक्सट्रैक्ट के केस में आ जाएगा। तो देखो यहाँ तक चीज़ सेम है, एंटर 10 नंबर्स, ठीक है, लेकिन अब हमको करना क्या है कि इवन नंबर्स को प्रिंट करना है, जो इवन है सिर्फ उन्हीं को प्रिंट करना है। तो ये तो जितना भी प्रोग्राम है अभी तक, जितना भी सारा प्रोग्राम देखो उसमें सब सेम है, बस इंट
अगर डबल हो रहा है तो तुमको उसमें डबल में करना है, लेकिन इतना पार्ट तो तुम्हारा सेम है ना। ये 3 और 3 6 लाइन जो इधर आ रहा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद, वो लगभग सेम ही रहता है। उसके बाद यहाँ से तुम्हारा सब लॉजिक है। तो हम लोग सबसे, अगर हमको सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट करना ना, तो हम सबसे पहले लिख देंगे SOPLN इवन नंबर्स आर, इस टाइप से, और फिर फॉर लूप लगाएंगे, और इफ नॉमेट आई मॉड टू इक्वल टू 0 तो उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। क्यों हम ये ऊपर लिख रहे हैं? क्योंकि अगर हम फॉर लूप के अंदर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे ना, तो चीज़ समझ नहीं आएगा। पहले इवन नंबर्स प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद अगर हम लिखते हैं कि इवन नंबर्स आर, या फिर हम हर एक इवन नंबर लिखने से पहले इवन नंबर आर लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इवन नंबर आर 2, इवन नंबर आर 4, इवन नंबर आर 16, मतलब जितना भी इवन नंबर्स है, एक बार इवन नंबर्स आर लिख दिए, और उसके बाद जितना भी इवन नंबर्स है एक लिस्ट पूरा उसका लिख दिए। तो उस तरीके से हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम एक बार लिखे और फिर फॉर लूप चला दिए, और फिर इवन नंबर जाने के लिए तो ये करता है ना कि अगर मॉड टू इक्वल टू 0 है, मतलब 2 के साथ वो रिमाइंडर जो है वो 0 दे रहा है, अगर ये कंडीशन सच है तो आप उस जो भी वो नाम हटाइए, जो भी वो एलिमेंट है एरे का, एक एलिमेंट जो एक एक करके एलिमेंट, नाम एट 0, नाम एट 1, नाम एट 2 है ना। एरे जो अपना इंडेक्स नंबर देता है वो 0 से लेकर 9 तक देता है। अगर 10 एलिमेंट है तो नाम एट 0, नाम एट 1, नाम एट 2, नाम एट 3, नाम एट 4, इस टाइप से देता है। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा ना कि एरे में भी इंडेक्स नंबर 0 से ही देना चालू करता है। मतलब अगर 10 एलिमेंट एंटर हो रहा है तो पोजीशन नंबर 0, 1, 2, 3 इस टाइप से देता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं, ये एक्सट्रैक्शन वाला लॉजिक है। मतलब मोस्टली आपको अगर एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है तो इसमें भी देखो काउंट भी करना है साथ में। इस बार क्या किया कि इवन नंबर्स हमको प्रिंट भी करना है प्लस काउंट भी करना है कि कितने सारे इवन नंबर्स है। तो यहाँ तक का तो लॉजिक तुम्हारा सेम है, मतलब ये लाइंस तो सेम ही रहता है। उसके बाद हमको क्योंकि काउंट भी करना है कि इवन नंबर्स कितना है, तो इंट काउंट इक्वल टू 0 किए, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये फॉर लूप चला रहे हैं, और फिर इफ नाम एट आई मॉड टू इक्वल टू 0, तो एक तो इसको प्रिंट भी कर रहे हैं और फिर काउंट का वैल्यू भी एक बढ़ा ले रहे हैं। जैसे इवन नंबर मिल रहा है तो उसको प्रिंट तो कर ही दे रहे हैं, प्लस काउंट का वैल्यू भी एक बढ़ा ले रहे हैं। अच्छा, सिस्टम डॉट प्रिंट इवन नंबर्स आर फॉर लूप के ऊपर ही लिखे जैसा कि पहले भी लिखे थे। और फिर ये जो पूरा लॉजिक रन करता है तो काउंट का वैल्यू जब जब ये कंडीशन सच होता है, मतलब जो एलिमेंट मॉड टू इक्वल टू 0 होता है वो प्रिंट भी होता जाता है, और साथ में काउंट का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। और फिर ये फॉर लूप जब पूरी तरीके से रन कर लेता है, मतलब सारे एलिमेंट्स को देख लेता है, सारे एलिमेंट्स जो इवन होते हैं उसको प्रिंट कर देता है, और उन सब के लिए काउंट का वैल्यू जब जब इवन होता है तो बढ़ता रहता है। फिर एंड में हम लोग क्या करते हैं, टोटल इवन नंबर्स ऑफ प्लस काउंट। तो ये जितना भी चीज़ होगा जहाँ तुमको एक्सट्रैक्शन का लॉजिक मिलेगा, मतलब कि अगर आपको प्रिंट करना है इवन नंबर्स, या आपको प्रिंट करना है ऑड नंबर्स, या आपको प्रिंट करना है नंबर्स विच आर डिविजिबल, कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3, या किसी भी अलग टाइप का नंबर को प्रिंट करना है तो उसके लिए, या फिर आपको प्रिंट करना है कि एक यूज़र एरे में वो स्ट्रिंग्स को प्रिंट कीजिए जो कि एक पैलिंड्रोम है, या वो एक कैरेक्टर का एरे है और उसमें जब जब एक अपर केस कैरेक्टर आया है तो उसको प्रिंट कर दीजिए। मतलब एक सेट ऑफ एलिमेंट्स आपको यूज़र देगा, चाहे कैरेक्टर टाइप का, चाहे इंटीजर टाइप का, चाहे स्ट्रिंग टाइप का, और उसमें बोलेगा कि अगर वो जितना भी एलिमेंट्स है उसमें कुछ एलिमेंट है ना, चाहे अगर कैरेक्टर का एरे है तो उसमें बोल सकता है कि वो एलिमेंट्स जो कि एक डिजिट है उसको आपको काउंट करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना बार कैरेक्टर्स के थ्रू, मतलब कैरेक्टर एरे में कितना डिजिट एंटर हुआ है प्लस उसका नंबर्स कितना है। उन सब में तुमको यही लॉजिक देखने को मिलेगा, यही कॉमन एक चीज़ देखने को मिलेगा, जो फॉर्मेट है वो यही देखने को मिलेगा। तो वो हो गया तुम्हारा एक्सट्रैक्ट वाला, क्या जोन एक्सट्रैक्ट वाला हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या है, नंबर्स विच आर मोर देन 90 है ना। बहुत सारा नंबर्स है, यूज़र 10 नंबर एंटर किया, मान लो मार्क्स एंटर कर रहा है, और फिर वो नंबर्स तुमको प्रिंट करना है जो कि मोर देन 90 है। तो देख लो यही हो गया, लगभग वही वाला आ गया। और काउंट भी करना रहता तो तुम किस टाइप से करते, इस टाइप से कर देते, क्योंकि सिर्फ ये करना था तो तुमको देखो इसमें ऐसे ही ना किया था हमको, वही चीज़ बस यहाँ पे देखने को मिल रहा है तुमको। अच्छा, अब मोर में काउंट भी करना है, ठीक है। तो देखो अब वही चीज़ हो गया, पहले काउंट लिए, फिर मोर देन 90 वाला को, और फिर काउंट प्लस प्लस करते हुए फॉर्मेट देखो सेम देखने को मिल रहा है। इवन काउंट को देखो और मोर काउंट को देखो, तो चीज़ सेम देखने को मिल रहा है, बस इफ कंडीशन जो यहाँ पे है उसमें चेंजेस आ रहा है। वहाँ पे मॉड टू इक्वल टू 0 था और यहाँ मोर देन 90 था। तो अब आते हैं कैरेक्टर्स वाले में। कैरेक्टर्स में उन सबको प्रिंट कर दीजिए जो कि कैपिटल है, और फिर काउंट भी कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे भी तुमको जो चीज़ देखने को मिलेगा वो लगभग वही चीज़ देखने को मिलेगा, बस एरे जो है इस बार कैर टाइप का है तो कैर लिख रहे हैं, ठीक है, एरे कैर टाइप का है। और फिर एंट्री देखो sc.next.char@0, इस टाइप से कैरेक्टर का एंट्री लेता है रन टाइम में। और उसके बाद जो चीज़ तुमको दिख रहा है यहाँ पे
वो कहीं ना कहीं तुमको यहाँ पे भी दिख रहा था, है ना। इसमें भी तुमको वही फॉर्मेट दिख रहा था, पहले काउंट का वैल्यू 0, फिर सिस्टम डॉट प्रिंटलन, फिर ये फॉर लूप, फिर इफ कंडीशन और फिर काउंट प्लस प्लस। वही सेम चीज़ तुमको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा अपर केस लेटर्स में। तो चीज़ तुम समझो कि एक्सट्रैक्ट मतलब कुछ उसका हिस्सा तुमको प्रिंट करना है, वही चीज़ तुमको वॉवल्स के केस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वॉवल का नंबर 0 हो गया, मतलब जितना वॉवल चाहिए काउंट की जगह पर वॉवल का इस्तेमाल कर लिए हैं, और फिर इस टाइप से तुम, और फिर इफ़ कंडीशन इस बार थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन है लगभग लगभग तुम्हारा इसी टाइप का, है ना। स्टेटमेंट्स अगर तुम देखो तो लगभग इसी टाइप का चीज़ है। इसको समझने का कोशिश करो, बहुत ही आसान है। इस बार बस काउंट, जो वेरिएबल काउंट लेते थे उसकी जगह VOW लिए, तो नाम तो कुछ भी ले सकते हो। अब क्या कर रहे हैं कि हमको अपर केस को भी प्रिंट करना है और कितना वॉवल्स प्रिंट प्रेजेंट है वो भी करना है। तो अपर केस के लिए क्या करेंगे, ये जो लॉजिक हम लोग हमेशा लिखते थे वही लिखें, इतना पार्ट, ठीक है। वही जो हमेशा लिख रहे थे, लगभग वैसा ही लॉजिक है, एग्जैक्टली वही है। बस यहाँ पे इफ़ कंडीशन तुमको पता ही है हर बार बदलता है, तो कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, और तुमको ये प्रिंट करना था कि कितना अपर केस है उसको प्रिंट कीजिए, अपर केस कितना सारा है उसको काउंट करके बताइए, और प्लस वॉवेल के लिए भी वही सेम काम करना था। तो पहले इसके लिए कर दिया अपर केस के लिए, और उसके नीचे फिर वॉवेल का चालू कर दिया, तो वही सेम टाइप का लॉजिक फिर नीचे यहाँ पे वॉवेल के लिए लिख दिए। तो प्रोग्राम बस लंबा हो गया, बट लॉजिक तो लगभग वैसा ही लगा है। देख लो ऊपर और नीचे लगभग लगभग सेम टाइप का चीज़ की है, बस इस बार इस केस में अपर केस के लिए कर रहे थे, इस केस में वॉवेल के लिए कर रहे हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, अब हम लोग कर रहे हैं इवन स्ट्रिंग, है ना। तो इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रिंग जिनका लेंथ जो है वो इवन है। तो इस बार क्या करोगे, सारा जो एंट्री है वो तुम्हारा फॉर लूप में वो स्ट्रिंग टाइप का हो गया, एंटर 10 स्ट्रिंग्स। और लॉजिक में तुम्हारा क्या लग रहा है, इफ कंडीशन सेम है, काउंट और वगैरह वगैरह सब कुछ सेम है। और यहाँ पे इफ li एट डॉट लेंथ मॉड टू इक्वल टू 0, और फिर लॉजिक तो लगभग लगभग सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब एकदम एग्जैक्टली सेम रहता है। बस ये इफ कंडीशन में थोड़ा अंतर होता है, जो जितना भी एक्सट्रैक्ट टाइप का रहता है, मतलब कुछ एलिमेंट्स, है ना, कुछ चुनिंदा एलिमेंट को आपको प्रिंट करना है और उसका काउंट करना है। स्टार्टिंग विथ है ना, वो स्ट्रिंग्स जो कि स्ट्रिंग्स एंटर किया यूज़र बहुत सारा, और वो स्ट्रिंग्स आप प्रिंट कर दीजिए जो कि स्टार्ट करता है ए से, और उसका काउंट भी कर लीजिए कितना सारा है। स्टार्ट्स विथ कैपिटल ए, है ना। तो ये देखो ये लॉजिक हो गया। स्टार्ट्स विथ एक फंक्शन होता है कैरेक्टर का, उसको यूज़ कर रहे हैं। कैरेक्टर फंक्शन से तुम फेमिलियर हो गए, एक बार उसको रिवाइज कर लेना। स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ, इज अपर केस, इज लोअर केस, इज लेटर और डिजिट, टू अपर केस, टू लोअर केस, यही सारे कैरेक्टर्स का फंक्शन है, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट भी देखना है कौन सा कैपिटल में, जैसे टू अपर केस में यू और सी, जो अपर का यू है और केस का सी है वो कैपिटल में लिखा रहता है। स्टार्टिंग विद कैपिटल ए और स्मॉल ए के केस में देखो तुम ये लॉजिक लिख दिए, है ना, और काउंट भी करते जा रहे हो। स्टार्ट विथ वॉवेल के केस में तुम क्या करोगे, है ना, तो स्टार्ट विथ AEIOU, है ना, इस टाइप से कर लोगे। तो स्टार्ट्स विथ फंक्शन तो तुम्हारा एक स्ट्रिंग का फंक्शन है जो कि तुम देखे थे, तो लगभग सेम चीज़ की है, लेकिन AEIOU तुमको लंबा लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट्स विथ और करके कंडीशन AEIOU करते रहना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा स्टार्ट विथ वो स्ट्रिंग जो कि ए से स्टार्ट करता है। एंड्स विथ है, हाँ, उसको काउंट करना है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्शन का लॉजिक हो गया। ये सारा जो चीज़ हो गया उसमें तुम थोड़ा बहुत बस वो इफ़ कंडीशन में ही चेंज करना पड़ेगा तुमको, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में क्या है, स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट्स एंड एंड विथ सेम कैरेक्टर, इसमें भी सेम काम किए हैं, बस यहाँ क्या कर दिए, इफ li.caret 0 इक्वल टू li.caret li, और फिर ये जो आखिरी कैरेक्टर होगा उसका तुमको इंडेक्स नंबर पता है कि लेंथ से एक कम होगा, है ना। अगर लेंथ 10 है तो आखिरी कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर 9 होता है, तो इसलिए li.length -1 करते हैं कैरेट में। तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा, मतलब इफ कंडीशन में चेंज किए और काम हो गया। इस तरीके से अगर पैलिंड्रोम का बोलते हो तो तुमको थोड़ा सा लॉजिक ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब आते हैं, मतलब ये जो हो गया वो एक्सट्रैक्शन टाइप का और न्यूमरिक तुम देख लिए सारा। अब हम लोग आते हैं लीनियर सर्च, ठीक है। तो लीनियर सर्च तुमको पता ही है बहुत ही आसान होता है। इसमें क्या करना पड़ता है कि भाई इतना तो तुमको पता ही कॉमन है, ये जो 3 और 3 6 लाइन है वो तो पता ही है। फिर एक एंटर सर्च एलिमेंट, है ना, एंटर सर्च एलिमेंट यूज़र करता है, और वो जिस टाइप का डेटा है, जैसे अगर इंटीजर टाइप का डेटा है तो इंटीजर टाइप का ही सर्च एलिमेंट वो एंटर करेगा। उसको चलो हम लोग फाइंड में ले लेते हैं, और फिर इस टाइप से हम लीनियर सर्च पे वीडियो बना चुके हैं। फिर एक एक करके हम लोग चेक करते हैं कि क्या वो फाइंड के बराबर है या नहीं।
और फिर अगर मिल जाता है तो हम लोग प्रिंट कर देते हैं कि भाई नंबर एट आई जो वो है वो मिल गया हम लोग को, इंडेक्स नंबर आई, और फिर ब्रेक कर देते हैं। ऐसा एक सक्सेसफुल, मतलब इसका लीनियर सर्च का तुमको प्रोग्राम ऑलरेडी देखने को मिल चुका होगा, और उसको तुम जानते होगे कि पहले सक्सेस का वैल्यू हम जीरो कर देते हैं कि भाई अभी हमको लीनियर सर्च है, अभी हमको पता है कि अभी हमको नहीं मिला एलिमेंट, तो इसलिए सक्सेस का वैल्यू जीरो। जैसे अगर हमको एलिमेंट मिल गया जो यूज़र सर्च करना चाह रहा है, जैसे 10 एलिमेंट यूज़र एंटर करेगा और फिर एक और एलिमेंट यूज़र एंटर करेगा, तो हमको सर्च करके बताना है लीनियर सर्च टेक्निक के थ्रू कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है क्या इन 10 एलिमेंट में कहीं। तो ये 10 एलिमेंट हम लोग जो लेते हैं वो इस एरे में ले लेते हैं, नंबर वाले एरे में, ठीक है। इस पर नाम दिए हैं एरे का नंबर, और उसके बाद जो सर्च एलिमेंट यूज़र एंटर करता है उसको फाइंड में स्टोर कर लेते हैं, और वो भी एक इंटीजर टाइप का ही है, इसे sc.next, तो इसलिए एंटर सर्च एलिमेंट करके फिर ये कर लेते हैं। उसके बाद सक्सेस का वैल्यू जीरो इसलिए क्योंकि अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमको वो एलिमेंट नहीं मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। जैसे ही मिलेगा सक्सेस का वैल्यू 1 कर देंगे। फिर फॉर लूप चला रहे हैं, और फिर इफ कंडीशन में क्या रख रहे हैं कि अगर नंबर एट आई, जो नंबर एक करके तो नंबर आता रहेगा ना, उस एरे का एक करके नंबर आता रहेगा, और फिर वो अगर फाइंड के बराबर हो जाता है, जो सर्च एलिमेंट है उसके बराबर हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई मिल गया नंबर एट आई जो है, मतलब जो फाइंड जो सर्च एलिमेंट है वो नंबर एट आई के बराबर है। चाहे नंबर एट आई लिखो यहाँ पे, चाहे फाइंड लिखो, तो जो भी सर्च एलिमेंट था वो मिल गया इस फाउंडेड इंडेक्स, और फिर प्लस आई जो इंडेक्स नंबर को मिला उसको भी लिख दिए, और फिर सक्सेस का वैल्यू हम 1 कर दिए और ब्रेक कर दिए। ब्रेक का काम होता है फॉर लूप का गेट तोड़ना, ठीक है, मतलब लूप से बाहर निकलना, इफ कंडीशन से बाहर निकलना या एल्स कंडीशन से बाहर निकलना ब्रेक का काम नहीं होता है। ब्रेक हमेशा लूप का गेट तोड़ता है। तो इस फॉर लूप, जिस फॉर लूप में वो है, उसका गेट तोड़ेगा और बाहर निकल जाएगा। सक्सेस का वैल्यू 1 बाहर निकला और मिल गया, मतलब काम तो खत्म हो गया ना, जैसे ही मिल गया तो और कुछ करना ही नहीं था, ये प्रिंट हो चुका है। लेकिन बाय द वे अगर ये फॉर लूप चलता रहा तो कभी भी सक्सेस का वैल्यू 1 तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। अगर इफ कंडीशन कभी सच नहीं हुआ तो सक्सेस का वैल्यू कभी 1 हो नहीं पाएगा, मतलब अगर मिला ही नहीं एलिमेंट, जब ये नंबर एट आई इक्वल टू फाइंड नहीं हुआ मतलब मिला ही नहीं, तो सक्सेस का वैल्यू 0 का 0 रह जाएगा। और इफ सक्सेस इक्वल टू 0 तो हम लोग प्रिंट कर देंगे नो सच एलिमेंट, मतलब पूरा फॉर लूप रन करने के बाद भी सक्सेस का वैल्यू 0 ही रहेगा, और फिर हम प्रिंट कर देंगे नो सच एलिमेंट। ये उस केस में जब आपको सर्च एलिमेंट एक्चुअली में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब लीनियर सर्च ही करना है बट डबल टाइप के डेटा में। देखो साइज तो तुम्हारा इंट n इक्वल टू 10 वो तो इंटीजर में रहेगा, लेकिन डबल में क्या क्या बदलेगा वो देख लो। तो डबल में ये बदलेगा, और फिर जो नेक्स्ट डबल होगा ये सब चीज़ जो एंट्री होगा वो नेक्स्ट डबल के थ्रू ले रहे होगे। फाइंड भी डबल टाइप का डेटा होगा, और बाकी सारा लॉजिक जो है वो सेम ही होगा, कोई अंतर नहीं होगा, बस तुमको जो एंट्री लेना है वो डबल टाइप का में लेना है। फिर कैरेक्टर्स के केस में क्या करना है, तो कैरेक्टर में तुम्हारा जो एंट्री होगा वो कैरेट 0 में रहेगा, और फिर यहाँ जहाँ जहाँ डबल के थे पिछले बार वहाँ इस बार कैर कर देना, ठीक है। कैरेक्टर टाइप में भी आ सकता है, स्ट्रिंग टाइप में भी आ सकता है। तो स्ट्रिंग टाइप में तुमको क्या करना है, तो स्ट्रिंग टाइप में यहाँ इक्वल टू की जगह डॉट इक्वल्स करना होगा, ये तो ऑब्वियस है क्योंकि स्ट्रिंग में इक्वल टू का रिप्लेस फंक्शन जो है वो इक्वल्स है। इक्वल टू इसमें यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है, डॉट इक्वल्स यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें देख लो प्रोग्राम एकदम सेम है जो कि लीनर में था, लगभग वही, बस आपको स्ट्रिंग करना है। अगर तुम इसको पेपर में, जब हम इसका एक PDF बना के तुमको दे देंगे और इसको तुम पेपर में करना है ना, पेपर में देखोगे तो एक पेपर इधर रहा दूसरा पेपर ये रहा, दोनों को कंपेयर करोगे कि भाई एकदम सेम है, तो तुमको समझ आएगा कि उतना ज़्यादा चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता है दोनों में। हर जितना भी जोन्स है उन सब के प्रोग्राम को देखना उस तरीके से। S2 इसमें क्या कर रहे हैं, हम अपर केस में पहले उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं और उसके बाद उसको सर्च कर रहे हैं। तो चाहे तुम इक्वल्स इग्नोर केस करके कर सकते हो या अपर केस में करके कर सकते हो। तो अपर केस में करने के लिए देख लो क्या किया जाता है, जो स्ट्रिंग यूज़र दे रहा है उसको डॉट टू अपर केस यहीं पे कर सकते हो नेक्स्ट लाइन के तुरंत बाद, और फिर उसको सर्च कर सकते हो लीनियर सर्च टेक्निक के थ्रू। तो और अब फ्रीक्वेंसी भी कहीं ना कहीं लीनियर सर्च टाइप का ही होता है, इसमें बस ब्रेक आपको नहीं लगाना है, ठीक है। जहाँ वो सक्सेस और ये सब करते हैं वहाँ ब्रेक नहीं लगा के बस काउंट प्लस प्लस करना रहता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, चेक कर रहे थे कि एलिमेंट सेम है या नहीं, और फिर ये सारा काम कर रहे थे। हम लोग क्या करना है, बस काउंट इक्वल टू 0 लेना है, जब ये कंडीशन सच होता है मतलब इक्वल्स होता है तो काउंट प्लस प्लस करना है। वो गया फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्च एलिमेंट। एक सर्च एलिमेंट यूजर डालेगा, उसके बाद तुम जब ये कंडीशन सच होगा तो काउंट का वैल्यू प्लस प्लस करते जाना, और फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्च एलिमेंट। तो ये ठीक है। अच्छा, लीनियर सर्च एरे का डेफिनेशन याद कर लेना कि एरे एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, सिमिलर चीज़ों को स्टोर करता है, सिमिलर डेटा टाइप की चीज़ को, और एक काफ़ी नंबर, मतलब उसका एरे का डेफिनेशन याद कर लेना। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का डिफरेंस क्या होता है, तो लीनियर सर्च जो है वो किसी भी टाइप के डेटा पे काम कर जाता है,
और बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड डेटा पे काम करता है, मतलब जो डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है उसी में काम कर पाता है बाइनरी सर्च। और लीनियर सर्च इज़ अ स्लो प्रोसेस और बाइनरी सर्च इज़ अ कंपेरेटिवली फास्टर प्रोसेस, मतलब वो जल्दी काम करता है। लेकिन बाइनरी सर्च किस पे काम करता है, सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला जो टाइप का डेटा होता है उस पर काम कर पाता है। वहीं लीनियर सर्च सारे टाइप के डेटा पे काम कर पाता है। स्लो हुआ तो क्या हुआ, बट बेटर इज बाइनरी सर्च क्योंकि वो फास्ट काम कर पाता है। अच्छा, अब लीनियर का हम लोग क्या देख रहे हैं, लीनियर इसमें क्या है कि भाई एक तुमको प्लेस और उसका नंबर ये डालना है, पिन कोड्स डालना है, उसके बाद फिर यूज़र एक प्लेस डालेगा और आपको उसका पिन कोड डिस्प्ले कर देना है। मतलब यूज़र 10 प्लेस का नाम और 10 पिन कोड्स उन सब प्लेसेस का एक एक करके डालता जाएगा। जैसे कि रांची डाला, फिर 834001 डाल दिया रांची का पिन कोड, फिर मानो धनबाद डाला, धनबाद का पिन कोड डाल दिया, फिर मानो कोई और जगह डाला है ना, आगरा डाला, आगरा का पिन कोड डाल दिया। ऐसे करते करते कश्मीर डाला, फिर मतलब श्रीनगर डाला, श्रीनगर का पिन कोड डाल दिया। उसके बाद फिर आखिरी में वो एक प्लेस का नाम सर्च करेगा और फिर वो चाहता है कि उसका पिन कोड डिस्प्ले हो जाए, तो उसके लिए प्रोग्राम है। तो यहाँ पे n=3 की जगह तुम n=10 ले लो, क्योंकि यूजुअली 10 रहता है साइज़। और उसके बाद फिर ये तुम प्रोग्राम देख सकते हो, ये भी कहीं ना कहीं लीनियर सर्च जैसा ही है, बस इसमें एरे जो होता है वो 2 तो तुमको एंटर करवाना पड़ता है। एक नंबर, मतलब जो यूज़र नंबर एंटर करेगा पिन कोड्स के लिए, और फिर एक प्लेस के लिए तुमको स्ट्रिंग का एरे, और फिर एंट्री जो लेना पड़ता है वो थोड़ा इस टाइप से लेना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये लाइन तुम नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। दिस लाइन इज प्रेजेंट टू काउंटर एन एरर। एक एरर होता है नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट इंट फंक्शन के मेल से, जो कि तुमको तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कुछ काम का नहीं है ये जो के है, लेकिन ये एक एरर ब्लूजे मतलब जो जावा है उसमें आ जाता है नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट इंट फंक्शन की वजह से, जो कि यूटिल पैकेज का है, इसलिए ये लाइन लिखा गया है। इसको नहीं भी लिखोगे तुमको तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा, बट ये लिख दोगे तो प्रोग्राम सही से रन कर जाएगा। वजह में हम अभी जाएंगे नहीं, क्या डिटेल में नहीं जाएंगे उसकी वजह के लिए। और फिर ये एंटर द प्लेस है ना, प्लेस जो सर्च हम लोग को करना है प्लेस, उसका पिन कोड हो जाएगा। और फिर ये कह रहे हैं, देखो लीनियर सर्च टेक्निक से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेस को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। जो प्लेस वाला एरे है उसमें प्लेस को फाइंड कर रहे हैं, प्लेस एट आई डॉट इक्वल्स फाइंड, जो यूज़र एंटर किया है वो एक स्ट्रिंग ही एंटर किया है, और अगर मिल जाता है तो हम लोग वो प्लेस एट आई और नंबर एट आई है ना, उसी का जो पिन कोड है वो नंबर एट आई में स्टोर होगा, वो प्रिंट कर दे रहे हैं। तो ये भी बहुत आसान प्रोग्राम है, लेकिन इसको देख लेना कि इस टाइप का प्रोग्राम का आने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। इसमें दो एरे हो जाता है, तो इसको आराम से गौर से देख लेना। और ऐसे आसान चीज़ है, लीनियर सर्च पे ही डिपेंडेंट है, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं बाइनरी। तो बाइनरी सर्च, तुम लोग वीडियो अगर देखोगे मेरा बाइनरी सर्च वाला, तो वो बहुत ही हेल्प करेगा तुमको बाइनरी सर्च समझने में। और ऐसे बाइनरी सर्च का ये प्रोग्राम रहता है, इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग आधा आधा में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीज़ों को, और उस टाइप से हम लोग काम करते हैं। मतलब जो एरे रहता है उसको आधा में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर हम लोग कंपेयर करते हैं, है ना। इसका पूरा बाइनरी सर्च का एक वीडियो देख लेना, तब शायद थोड़ा सा मतलब ये जो लॉजिक है उसको समझने के लिए। और ऐसे चीज़ तो बहुत आसान है, ये 6 लाइन तो सेम ही रहता है। उसके बाद फिर तुम्हारे पास सर्च एलिमेंट तुमको डालना है, उसके बाद सक्सेस का वैल्यू हम लोग 0 कर दिए, और फिर एक वाइल लूप चलाते हैं, और उससे ये जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और फिर सक्सेस वही कहीं ना कहीं जो लीनियर सर्च में करते थे। बट ये वाइल लूप के अंदर का जो चीज़ है वो अगर तुम याद करना चाहो तो याद कर लो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत हो, और मतलब कोई खास दिक्कत नहीं होगा, अगर एक बार वो वीडियो देख लोगे पूरा तो समझ जाओगे, बट है ना। और ये जो प्रोग्राम है वो असेंडिंग ऑर्डर के लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में तुमको बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, वो होता है यहाँ पे, है ना, इस साइन को उल्टा कर दो और इस साइन को भी उल्टा कर दो, तो वो हो जाएगा डिसेंडिंग के लिए। अब हम तुमको सारा बाइनरी वाला कोड दिखा दे रहे हैं, और ये इसका PDF भी तुमको मिल जाएगा। चेंजेस कहाँ पे करना है, तो बस यही डिसेंडिंग के केस में तुमको चेंज बस इन दोनों में करना है, और बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। कैसे काम करता है ये, कैसे काम करता है इसके लिए एक्चुअली हम एक बना रखे थे। हाँ देखो, इसमें क्या है कि इंडेक्स नंबर्स तो ये हो गया तुम्हारा, और उसके बाद फिर मिड पोजीशन से हम लोग कंपेयर करते हैं। मान लो सर्च एलिमेंट 7 था, तो हम लोग मिड से करते हैं। तो हम लोग को पता है कि अगर मिड वाला जो 5 है, तो हम लोग एक ऑब्वियस गेस लगा सकते हैं, ऑब्वियस गेस नहीं एकदम 100% बोल सकते हैं, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है और हमको सर्च करना है 7, तो 7 जो है वो इधर ही आ रहा होगा। इसलिए फिर हम लोग का जो एरे सर्चिंग वाला जो एरे होता है
उसका हम लोग साइज़ डिक्रीज़ करके इतना कर देते हैं। मतलब हम लोग सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का एलिमेंट, स्टार्टिंग हम लोग का सर्च एलिमेंट ये हो जाता है और एंडिंग ये हो जाता है। और फिर अगले बार हम लोग जब जैसे ही देखेंगे तो हम लोग देखेंगे भाई 7 तो यहीं में मिल गया, तो इसलिए हम लोग का काम हो गया। और मिड पोजीशन जो है वो बदलते रहता है, ठीक है। नहीं, अगले बार फिर मिड हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। अगले बार हम लोग का मिड ये हो जाएगा, स्टार्ट ये हो जाएगा, तो हम लोग मिड से कंपेयर करेंगे। मतलब मिड में देखेंगे 17, तो फिर हम लोग को समझ आएगा अच्छा 17 आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि समझ जाएंगे कि 17 से पीछे ही आ रहा होगा, क्योंकि 7 हम लोग को सर्च करना है। तो हम लोग का एलिमेंट फिर ये सर्च एरे हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहीं तक हम लोग सर्च करेंगे। और फिर जो हम लोग का मिड निकल के आएगा, जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, देखो ये ना कहीं कहीं ड्राई रन है, ये जो एक लाइन है वो एक ड्राई रन है। फिर ये जो अगला ड्राई रन है, वाइल लूप का जो चेंजेस होगा कहीं ना कहीं ये ड्राई रन किया हुआ है, तो तुम इससे देख के समझ सकते हो। और बाइनरी और डिसेंडिंग फॉर इंटीजर का प्रोग्राम भी तुमको यहाँ मिल गया। उसके बाद इस तरीके से हम कई प्रोग्राम्स लिख दिए जिसमें तुम लोग को समझ आ जाएगी। डबल टाइप के डेटा के लिए तो डबल टाइप के डेटा में कुछ ज़्यादा अंदर तो है नहीं, बस जो एलिमेंट सर्च एलिमेंट और जो एरे है वो डबल टाइप का लेना पड़ेगा। कैरेक्टर्स के लिए बाइनरी सर्च करना है तो बस ये कैरेक्टर वाला एरे लेना पड़ेगा और कैरेट ज़ीरो करना पड़ेगा। और कोई खास अंतर है नहीं, क्योंकि इसमें तुम जो फंक्शन इक्वल टू का यूज़ कर सकते हो। स्ट्रिंग्स में तुमको एक देखने को मिलेगा कि तुमको डॉट इक्वल्स का यूज़ करना पड़ेगा। और ठीक है, यहाँ तुमको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो नाम है आई और मिड जो है तो डॉट इक्वल्स का यूज़ करना पड़ेगा, और इधर कंपेयर टू का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि तुम यहाँ पे कैरेक्टर वाले में देखो या फिर इंटीजर वाले में देखो, तो तुमको यहाँ पे क्या है, इफ़ वाले केस में इक्वल टू यूज़ करते हो, यहाँ लेस देन, यहाँ मोर देन, है ना, ये लेस देन, यहाँ मोर देन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे तुमको कंपेयर टू फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग्स के केस में तुमको थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बट लगभग लगभग चीज़ सेम रहता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग अलग अलग है। उस असेंडिंग और डिसेंडिंग में तुमको क्या करना पड़ता है, लेस देन और मोर देन जो चेंज होता है वो बस यहीं पे होता है। और ये जो चेंज भी है वो भी तुम देखोगे तो इंट और उसमें सेम रहता है। मतलब असेंडिंग के केस में तुम देखोगे तो ऐसा ही रहता है ना। तो इसमें चेंज नहीं होता है। स्ट्रिंग में बस कंपेयर टू फंक्शन और डॉट इक्वल्स का यूज़ करना पड़ता है। तो चलो ठीक है, तो ये भी तुम लोग समझ गए होंगे कि एरे का सारा प्रोग्रामिंग तुम लोग को समझ आया होगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स के लिए हम एक वीडियो और बना देंगे जिसमें हम एरे का कॉन्सेप्ट्स और बाकी कुछ ऐसे एक पीडीएफ ऑलरेडी हम शेयर किए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स को मतलब किए हैं। और एरे का भी कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो भी हम कोशिश करेंगे कि एक और पीडीएफ है एरे का जिसमें ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट्स मौजूद है, जैसे कि लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, एरे में जो एंट्री होता है वो, है ना, उसका सिंटैक्स, एंट्री का सिंटैक्स, ऐसे तो सिंटैक्स तुम देख ही चुके होंगे। तो ये जो पीडीएफ है वो तुमको मिल जाएगा कहाँ, टेलीग्राम ग्रुप में। इसमें देखो ये सब जो एसएस मॉडिफायर्स क्या आता है, तो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ये 3 टाइप का एसएस मॉडिफायर्स होता है, या फिर विजिबिलिटी मॉडिफायर होता है। जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखते हैं ना, तो पब्लिक का मतलब यहाँ पे ये हो गया ना कि उसको कोई भी देख सकता है, ठीक है। 3 सबसे सेफ मॉडिफायर हो गया प्राइवेट। जैसे फेसबुक का कोई पोस्ट होता है तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड होता है ना। तो प्राइवेट मतलब कि सिर्फ वो क्लास ही देख सकता है। अगर किसी क्लास में तुम प्राइवेट लगा दियो तो प्राइवेट मॉडिफायर्स ओनली विद इन द क्लास, इट कैन नॉट बी असेस्ड फ्रॉम आउट। मतलब उस क्लास का जो भी चीज़ है वो प्राइवेट हो जाता है, उसको वही क्लास देख सकता है, वही क्लास उसको यूज़ कर सकता है, उसको उसके बाहर वाला क्लास में असेस नहीं किया जा सकता। प्रोटेक्टेड के केस में क्या है कि इसका थोड़ा सा मतलब द एसेस लेवल ऑफ प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इज विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज थ्रू चाइल्ड क्लास। मतलब इसको जो पैकेज है उसी में देखा जा सकता है, या फिर अगर किसी और पैकेज में देखना है, क्लास के ऊपर का चीज़ होता है पैकेज, तो आउटसाइड द पैकेज थ्रू अ चाइल्ड क्लास के थ्रू देखा जा सकता है। इफ़ यू डू नॉट मेक द चाइल्ड क्लास इट कैन नॉट बी असेस्ड। मतलब इसका मतलब जो लेवल ऑफ है उसको सिर्फ क्लास के अंदर तक देखा जा सकता है, इसको पैकेज के अंदर देखा जा सकता है, और दूसरे पैकेज में अगर देखना है तो आपको चाइल्ड क्लास बना के कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड केस में। पब्लिक केस में सब जगह, है ना, आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द पैकेज, इधर पब्लिक अगर है तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। पब्लिक अगर है उसका मतलब विजिबिलिटी ज़्यादा लोग देख सकता है, पब्लिक के केस में ज़्यादा लोग देख सकता है, ज़्यादा क्लासेस इसको देख सकता है। प्रोटेक्टेड के केस में जो पैकेजेस, उस पैकेज के अंदर का जितना भी क्लास है वो उसको देख सकता है, या फिर अगर किसी दूसरे पैकेज में चाइल्ड क्लास बना देता है तो हो सकता है। और प्राइवेट केस में तो वही वाला क्लास का ही चीज़ देख सकता है, उस क्लास का जो भी चीज़। अब क्लास वेरिएबल क्या होता है, क्लास वेरिएबल का डेफिनेशन पढ़ लो, इंस्टेंस वेरिएबल का डेफिनेशन पढ़ लो, है ना।
और क्लास वेरिएबल मतलब ये सारा जो चीज़ है ना उसका एप्लीकेशन तुम्हारा पिछले सेमेस्टर में था, और इस बार तुमको डेफिनेशन ऑफ फिनेशन याद करना है। तो उसको समझने के लिए कि आर्गुमेंट वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, इन सबका डेफिनेशन तुमको इस बार देख लो, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आ गया तो तुम जान जाओगे। ऐसे इंस्टेंस वेरिएबल, ये जो क्लास के जस्ट बाद यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है उसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं या मेंबर वेरिएबल बोलते हैं। और अगर इंस्टेंस वेरिएबल के इसमें स्टैटिक लग गया ना, सिर्फ एक स्टैटिक कीवर्ड लग गया इंस्टेंस वेरिएबल में, तो वो फिर क्लास वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्लास वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है। क्लास वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। ऑल इंस्टेंस ऑफ द class share the same value of the class variable. The value of the class variable can be accessed and modified by using class method or instance method. Once the value is modified, all instances of the class are updated to share the same value. मतलब क्लास वेरिएबल जो होता है वो उसको मतलब हर फंक्शन के अंदर तो यूज़ किया जा सकता है, प्लस इसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है कि अगर एक बार ये मॉडिफाई हो जाता है ना, मतलब क्लास वेरिएबल का वैल्यू में एक बार मॉडिफिकेशन होता है तो वो पूरी तरीके से अपडेट हो जाता है हर ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब जितना भी कैन बी असिस्टेंट मॉडिफाइड, एक बार अपडेट हो गया कोई भी इंस्टेंस मेथड से, मतलब कोई भी फंक्शन अंदर में कोई फंक्शन है तो उसमें इसका वैल्यू चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार वैल्यू मॉडिफाई हो गया तो हर इंस्टेंस के लिए इसका मॉडिफाई हो जाता है, मतलब हर ऑब्जेक्ट में ये रिफ्लेक्ट करेगा क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, द वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द स्कोप, मतलब ये मेंबर वेरिएबल भी बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को। लोडिंग एंड इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी, मतलब इसके केस में क्या है ना, इसमें जो अंतर तुमको मेन है, तो क्लास वेरिएबल का वैल्यू एक बार जब चेंज करता है ना तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए चेंज कर जाता है। वहीं इंस्टेंस वेरिएबल इन दोनों का स्कोप हर फंक्शन में होता है, मतलब हर फंक्शन में उस क्लास के हर फंक्शन में इसको यूज़ किया जा सकता है, इंस्टेंस वेरिएबल को भी और क्लास वेरिएबल को भी। लेकिन क्लास वेरिएबल का वैल्यू अगर एक बार चेंज किया तुम्हारा कहीं पे भी किसी भी मेथड के अंदर वो चेंज कर गया तो वो हर ऑब्जेक्ट और हर जगह पे वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा। बट इंस्टेंस वेरिएबल के केस में कैसा है कि वो जो चेंज है ना वो शायद रिफ्लेक्ट नहीं होता है, वो मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए अलग, इस टाइप का इसमें चीज़ होता है इंस्टेंस वेरिएबल में। तो इसका तुम डिफरेंस भी पढ़ सकते हो इंस्टेंस वेरिएबल वर्सेस क्लास वेरिएबल। अच्छा, आर्गुमेंट वेरिएबल क्या होता है? आर्गुमेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज प्रेजेंट इन द फंक्शन हेडर ऑफ अ फंक्शन। और लोकल वेरिएबल वो होता है विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन एंड इट्स स्कोप इज, मतलब लोकल वेरिएबल एक छोटा सा वेरिएबल होता है। फॉर लूप के अंदर अगर कोई फॉर लूप वाला वेरिएबल जो होता है वो लोकल वेरिएबल ही होता है। और आर्गुमेंट वेरिएबल वो होता है जो कि फंक्शन हेडर में मौजूद रहता है। तो तुम ये देख सकते हो, ये तुम्हारा इंस्टेंस और मेंबर वेरिएबल ये हो गया, स्टैटिक लगा दी तो वही बात इंस्टेंस वेरिएबल क्लास वेरिएबल बन गया कि इसका वैल्यू चेंज होता, जहाँ चेंज होगा तो सब में रिफ्लेक्ट होकर इसलिए स्टैटिक हो गया। ये है तुम्हारा आर्गुमेंट वेरिएबल है ना। ये जो फंक्शन का हेडर होता है उसमें ये जो चीज़ होता है क्यू एम और एन, ये तीनों तुम्हारा है क्या, आर्गुमेंट वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल कौन सा हो गया, जो कि एक फंक्शन, एक वॉइड सम एक फंक्शन है, उसके अंदर अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो जिसकी एस हम डिक्लेयर किए फंक्शन के अंदर, तो ये जो इंट एस जो है वो एक लोकल वेरिएबल हो गया। ठीक है। रैपर क्लास, तो रैपर क्लासेस, इंट का रैपर क्लास होगा इंटीजर। रैपर क्लास क्या होता है ये देख सकते हो। ठीक है, ये पूछेगा नहीं जरा, लेकिन ये पूछ सकता है। रैपर क्लास इन जावा प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू कन्वर्ट प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू प्रिमिटिव। तो ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग इसका हम लोग को हेल्प मिलता है ना। बॉक्सिंग को ही ऑटो बॉक्सिंग बोलते हैं और अनबॉक्सिंग उसका उल्टा चीज़ हो गया। ठीक है, ऑटो बॉक्सिंग या बॉक्सिंग सेम चीज़ है। और तो ये हम लोग को ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है रैपर क्लास। तो हर जो हम लोग ये यूज़ करते हैं ना डेटा टाइप, उसका एक क्लास होता है। जैसे इंट यूज़ करते हैं तो उसका एक डेटा टाइप होता है इंटीजर। ये सब चीज़ कोई हम लोग के पढ़ने के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, मतलब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। लेकिन ये देख सकते हो, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग फीचर कन्वर्ट्स प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू प्रिमिटिव ऑटोमेटिकली। द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये तुम पढ़े होगे सेमेस्टर 1 में, और उसको हम एक्सप्लेन भी किए हैं। जैसे कि जो हम एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरा सेमेस्टर 2 के लिए, तो उसमें हर चीज़ जो कॉन्सेप्चुअल भी पार्ट है उन सबको हम एक्सप्लेन किए हैं। बट अभी के लिए हम वो सब चीज़ एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये वो वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो 8 रैपर क्लासेस है हमारे पास। ठीक है, 8 रैपर क्लासेस होता है। बाइट जो हम लोग का डेटा टाइप होता है जिसमें बी स्मॉल में लिखा रहता है, तो उसका तुम्हारा रैपर क्लास जो होगा वो बाइट होगा जिसमें बी जो है कैपिटल में लिखा हुआ है। कैर का रैपर क्लास क्या है, कैरेक्टर। इंट का रैपर क्लास है इंटीजर। इसमें देखो जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल में है। लॉन्ग जो डेटा टाइप है उसका रैपर क्लास लॉन्ग है, उस तरीके से बाकी का भी देख सकते हो, फ्लोट, बूलियन, डबल, शॉर्ट।
तो पहला लेटर लोगा कैपिटल में। ऑटो बॉक्सिंग क्या होता है? ऑटो बॉक्सिंग द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब इंट को अगर इंटीजर में कर रहे हो, है ना, देखो जैसे बाइट को, है ना, तुम्हारा जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये सब जो बाइट इंट ये सब जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसको अगर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास, इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास में कर रहे हो, इंटीजर में कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो उसको कहते हैं हम लोग बॉक्सिंग या ऑटो बॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग उल्टा हो गया, रैपर टाइप इनटू इट्स प्रिमिटिव डेटा टाइप, है ना। अनबॉक्सिंग में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट को तुम बना रहे हो प्रिमिटिव डेटा टाइप में, या कह सकते हो कन्वर्जन ऑफ रैपर टाइप इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप को अनबॉक्सिंग कहते हैं। और फिर इसका जो एग्जांपल्स है वो प्रोग्राम टाइप में हम तुमको दे चुके हैं पीडीएफ में, इसको अगर जानना चाहते हो तो देख सकते हो, है ना, समझ सकते हो। यहाँ पे तुम्हारा अनबॉक्सिंग हो रहा है, ठीक है, ये अनबॉक्सिंग है। उसी तरीके से वहाँ पे भी ये इंटरनली हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, जो कहो। फिर स्ट्रिंग्स का प्रोग्राम्स भी दिया हुआ है इसमें, और एरे का जो प्रोग्राम के साथ ये पीडीएफ को हम मर्ज करेंगे, और प्लस एक और पीडीएफ भी शेयर हो जाएगा जिसमें तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रिंग्स तो इसमें है, प्लस एरे के प्रोग्राम्स और एरे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी हम मर्ज करते हुए एक नया पीडीएफ बनाएंगे, जिसमें तुम जो मैराथन के लिए ज़्यादा मतलब वो सब कुछ होगा, है ना, सेमेस्टर 2 का पूरा इंटायर सिलेबस एंड वगैरह वगैरह सब कुछ उसमें कवर हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा तुम्हारे लिए। कंप्लीट सिलेबस को हम लोग कवर करने की कोशिश की है, कहीं कुछ छूटा नहीं है हम लोग का, है ना। कुछ प्रोग्राम्स और एक्स्ट्रा तुम देख सकते हो अगर तुमको लगता है कि ये थोड़ा सा हो सकता है, बट आई हैव ट्राई टू कवर द इंटायर सिलेबस, और हमको जितना भी प्रोग्राम इंपॉर्टेंट लगता है हम कोशिश किए उन सबको कवर करने का। So hope this video is helpful for ICSE Computer Application Semester 2 preparing students, and thanks for watching. All the best.